ओके, तो चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं और हर्षदा वीरोर में रहेंगे आपके साथ। मार्केट में इस समय काफ़ी वॉलेटिलिटी, इनफैक्ट निफ्टी सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि बस अब तैयार है उस ब्रेकआउट के लिए। एक ब्रेकआउट दिया भी मार्केट ने, ऐसा नहीं है वैसे, जिन्होंने कल या परसों लिया उनको मार्केट ने अच्छा पैसा कमा के दिया। हाँ, आज अगर आपने हायर मोमेंटम पे चेज़ किया तो थोड़ा मार्केट ने पनिश किया होगा आपको। बैंक निफ्टी का चार्ट रख दीजिए साइड पर, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक दिक्कत आई। निफ्टी फिर भी ठीक ठाक गेंस मेंटेन कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने गेंस मेंटेन नहीं कर पाया और हाई से करीब करीब 700 पॉइंट बैंक निफ्टी फिसला, जो एक समय लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी में शायद एक बड़ी रैली होगी। तो निफ्टी का 25,000 के ऊपर और बैंक निफ्टी का 51,000 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रैटेजी पर मैं आऊँगा, लेकिन एक चीज़ मैं अपफ्रंट क्लियर कर देता हूँ हर्षदा वीरू कि अगर आज मार्केट समहाउ डे लो पर बंद हो गया तो वो इंडिकेशन होगा कि फिर आप लॉन्ग से निकलिए, फिर मतलब अभी भी ट्रेंड रिवर्सल आने में शायद थोड़ा टाइम बाकी है। खैर, लास्ट का 1.5 घंटा बाकी है, देखते हैं किस तरीके का एक्शन आता है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली एक इंटरेस्टिंग स्विंग आज देखने को मिला। 25,200 की हम बात कर रहे थे, वो स्क्रीन पर दिखा, उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है। तो लास्ट आवर में आपने ऑफ कोर्स कहा है कि लोस के ऊपर ही वो क्लोज होना चाहिए, लेकिन ये 25,100 के सस्टेन होने के कितने चांसेस है, कंसिडरिंग कल वो वीकली एक्सपायरी है? अब आखिरी 1.5 घंटे में अप्रोच क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए भाषा, अप्रोच अभी भी मेरी यही है कि एज ऑफ नाउ मार्केट ने बॉटम बना लिया है और मंदी नहीं करनी है आपको। मंदी तो तभी होगी जब आप रीसेंट लोज ब्रेक करेंगे पिछले हफ्ते के, और एक सपोर्ट है आपके पास 25,000 से 25,050 का। जब तक ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट तो 24,850 से 24,950 का है। मेरी अप्रोच अभी भी यही है कि मार्केट का टेक्सचर वापस बाय ऑन डिप्स पर चेंज हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आखिरी का 1 घंटा खराब रहा और मार्केट डे लो पर बंद हो गया तो फिर उस स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हुई थी हमारी कि 2 दिन तक निफ्टी को डे हाई के करीब होना ज़रूरी है, या एटलीस्ट डे लो से ऊपर होकर बंद होना ज़रूरी है। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, उसका प्राइस एक्शन आज बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मैं सुबह एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर ने एक तोहफा दिया था कि स्टांस चेंज का, और जो बॉन्ड मार्केट प्राइसिंग कर रही है, अभी आप देखिए बॉन्ड मार्केट में अच्छा खासा मूव है। बॉन्ड मार्केट जहां आरबीआई की पॉलिसी के तुरंत बाद मूव आए थे, अभी भी वहीं के वहीं टिका हुआ है। तो बॉन्ड मार्केट से जितने अच्छे संकेत मिले थे वो इक्विटी मार्केट में समहाउ बैंक निफ्टी में ट्रांसलेट नहीं हो पाए, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन ठीक है, शायद आज नहीं चला, कल परसों वापस चल जाए। बस ये है कि डे लो पर बंद नहीं होना चाहिए और रेड में नहीं बंद होना चाहिए। अगर आप 51,200 51,300 पर भी बंद हो गए अगर, तो मैं क्लोज ठीक ठाक मानूंगा। इसमें एक चीज़ और है, इसमें शायद आज थोड़ा एक्सपायरी का भी तड़का है, तो इसमें आई थिंक कल शायद असली प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। लेकिन मेरा मानना यह है कि बॉटम बन चुका है, एज लॉन्ग एज आप जो रिसेंट लोज हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अनुज, आपने इनफैक्ट आरबीआई पॉलिसी की बात की, तो हम दोनों स्क्रीन पर तभी साथ में थे और हमने देखा वो देखते ही देखते 500-600 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली थी, या फिर वो बड़ा मूव आया था। उसके बाद कुछ ऐसा पढ़ा गया है कि जिसने वो पूरी जान निकाल दी, क्योंकि 51,700 तक गए और तब उम्मीद ये बन रही थी कि शायद हम 52,000 को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसा क्या निकल कर आया है जो अब वो पूरा कोलैप्स कर चुका है? आई थिंक जो मार्केट उसके बाद कोलैप्स हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसका पॉलिसी से कुछ लेना देना है। मैं थोड़ा सा एनालिसिस सुन रहा था कुछ बैंकर्स का, उनका तो ये मानना है कि कॉस्ट ऑफ फंड कम होंगे और आरबीआई की तरफ से जब एक बार रेट कट होना शुरू होंगे तो। और हाँ, अगर आप इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो आरबीआई ने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री यूज़ की थी एनबीएफसी के अगेंस्ट, अगर थोड़े से उनके ग्राफिक्स में तो प्लीज़ प्ले कर दीजिए। अगर तो आप उससे डर रहे हैं तो उसमें तो फिर ये एनबीएफसी गिरना चाहिए था ना। एनबीएफसी और डे हाई पे चल रहे हैं, बैंक्स गिरे। आई थिंक एक व्यू ये होता है कि जब आप इंटरेस्ट रेट साइकिल के बहुत करीब होते हैं तो उस समय बैंकों के मार्जिन्स हिट होते हैं थोड़ा सा, तो शायद मार्केट को इस चीज़ का भी डर लग रहा है। लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि पॉलिसी मार्केट के लिए पॉजिटिव है हर्षदा, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है मार्केट, जब देखिए अगर ट्रेंड रिवर्सल होना भी है तो एक आध बार हो सकता है कि लोगों को थोड़ा तंग करे। अगर मार्केट वीक होता ना तो ये मिड कैप मार्केट इतना ऊपर नहीं होता, मिड कैप मार्केट और स्मॉल कैप मार्केट इतना ऊपर नहीं होता। तो ये मुझे लग रहा है कि पॉलिसी की वजह से नहीं गिरे हैं हम, एक्सपायरी की वजह से गिरे हैं। ये हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से गिरे हैं बैंक निफ्टी में। मुझे पॉलिसी का कोई इसमें रोल नहीं दिखा मार्केट को हाई से नीचे लेके आने में बेसिकली।
चलो, तो वो एक राहत की बात है। तो और पॉलिसी लार्जली एक अच्छी पॉलिसी है, जैसे हम मेंशन भी कर रहे थे पहले कि भले ही दरों में बदलाव नहीं हुआ लेकिन स्टांस बदला है, और वो इनफैक्ट एनवायरनमेंट को बदलेगा, और बैंकर्स भी उम्मीद कर रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए वायदे बाजार में एक्शन कहाँ? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज। वायदा बाजार में एक्शन तो खैर इंडस्ट्रीज में भी था, निफ्टी बैंक में भी था एक वक्त, लेकिन अगर आप सेफ सिक्योर स्पेस को देखें हर्षदा, तो इट्स फार्मा और आईटी स्ट्रॉन्ग और सस्टेन करते हुए हायर लेवल्स को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सस्टेन करते हैं हायर लेवल्स को। मैं शुरुआत करूंगा इन्फोसिस से, लीडर इन द पैक। आईटी लगभग 1960 पे ट्रेड करता हुआ, और पिछले 4 दिन से मैं इसको बारीकी से मॉनिटर कर रहा हूँ। अब ये इस प्राइस पे 1964 पे, दैट मीन्स इन्फोसिस इज एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर हाइस पे ट्रेड कर रहा है, और वेल सपोर्टेड बाय पुट राइटर्स कन्विक्शन। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे हो क्या रहा है, पिछले 4 दिन से शॉर्ट कवरिंग जारी है इसमें। आज भी 16,51,000 शेयर घटे, कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग पे इन्फोसिस। हाँ, पहले 1900 पे 1910, 20, 30, 40, 50 इस पूरी रेंज में पुट राइटर्स थे, और अब डे हाई पर और अपने करियर हाई पर, और स्पेशली इस वक्त इसकी जो प्लेसमेंट है वो एक टिपिकल फ्लैग के लिए परसिस्ट करती है। तो एग्रेसिव इन्फोसिस, उसके बाद ल्यूपिन, और ल्यूपिन को सुबह हमने पिक किया था और सुबह ट्रेड भी लिया था इस पर, मेरे ख्याल से राजेश पालवी जी के साथ। ल्यूपिन इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 2282। अब ल्यूपिन ने क्या किया है, ल्यूपिन ने आज एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकला, एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है फ्यूचर्स में। मैं लेकिन एक और चीज़ देख रहा था हर्षदा, वो ये है कि आज फार्मा में जिस प्रकार का मूव है, कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं। 2300 के कॉल राइटर्स आज एग्जिट ढूंढते हुए, और ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि शायद एक और दिन में ल्यूपिन अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को हिट करे। इसका ऑल टाइम हाई परसिस्ट करता है करीब करीब 2303 के आसपास, और लास्ट बट अगेन वो फार्मा स्पेस से ही परसिस्ट करेगा। इट्स 1789 ग्लेनमार्क फार्मा, ये ऑलरेडी अपने हाइस पे ट्रेड कर रहा है 1790। इसने अपना प्रीवियस स्विंग हाई 16 सितंबर का, जो कि ट्रैजेक्टरी थी 1767, उसको पार किया। स्ट्रॉन्ग बाइंग ग्लेनमार्क, इन्फोसिस और ल्यूपिन। और आज का टॉप गेनर दिवीज लैब, अब अनुज 8% ऊपर, शानदार मूव, टॉप गेनर। और आज सुबह का ये बिग स्टॉक था वीरू, डिवीज लैब्स। सुबह वो रिपोर्ट पढ़कर ही मैं सुबह रोज जितनी रिपोर्ट्स खंगालता हूँ उनमें से एक दो को मैं हाईलाइट करता हूँ। मुझे सुबह वो रिपोर्ट पढ़कर ही लग गया था कि आज डिवीज लैब्स कुछ कमाल करने वाला है। और आज देखिए जहाँ खुला वहाँ पर भी अगर आपने लिया तो भी आपको इस स्टॉक ने आराम से 4-5% से ज़्यादा का ही मूव दिखा। प्री ओपन में तो 1% ही ऊपर था, एक्चुअल ओपनिंग में 2.5% ऊपर खुला, और उसके बाद अब यहाँ पर एक शानदार मूव करीब करीब 8% ऊपर। तो बिल्कुल ये आज का मेरे ख्याल से इजीली योर स्टॉक ऑफ द डे आज की ट्रेड में। hashtag ट्रेंडिंग स्टॉक्स। इनफैक्ट ज़्यादा दूर नहीं है वो 6400 के टारगेट से, क्योंकि सिटी ने उस पर 6400 का टारगेट दिया था, आज ही 6000 पर है। मार्केट हरी में होता है आजकल, एक ही दिन में अचीव कर लेता है टारगेट्स। बिल्कुल हाँ, ज़्यादा दिन रुकने नहीं पड़ेंगे जिस तरह के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए फटाफट से वो ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन स्क्रीन जो है वो ज़्यादातर समय आपको ग्रीन ही दिखाई दी है। तो टाटा मोटर्स में एक अच्छा मूव है, 3% का इजाफा। हम डिवीज लैब मेंशन कर रहे थे, सिप्ला देखिए ये भी टॉप गेनर्स में है। बजाज फाइनेंस, एनबीएफसीज पर आगे हम चर्चा करेंगे। मारुति में भी करीब 2-2.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। डिवीज लैब 8% ऊपर, तो एबीबी 4.5% के गेंस। स्कॉट्स कुबोटा यहाँ पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ने थम्स अप दिया, 5% भागा है स्टॉक, और एचडीएफसी एएमसी में भी खरीदारी ही देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ मंदी के ट्रेड्स में एफएमसीजी स्टॉक्स, चाहे वो नेस्ले हो, आईटीसी हो, ब्रिटानिया हो, आज ओएनजीसी भी थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, क्योंकि कच्चे तेल में हाल के उबाल के बाद कुछ ठंडक देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया के लिए एक और खराब सत्र, फिर दालमिया भारत, जेके सीमेंट, एयू स्मॉल, ये दूसरे ट्रेड्स जहां पर मुनाफा वसूली है। चलिए फिर एक काम करते हैं, आज शो की शुरुआत करते हैं। अब हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ गए हमारे साथ, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय का आपका टॉप ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। टॉप ट्रेड मेरे ख्याल से बाय होना चाहिए, और स्टॉक का नाम है LTIM। शायद सुबह इसका जिक्र आपने किया था। 6480 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 6425 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 6600 के नजर आते हैं। इसका स्पिल ओवर कल तक हो सकता है, यस पॉसिबल, लेकिन यस LTIM। ओके, तो 6600 की तरफ LTIM एंट्री जा सकता है, तेजी वाला ट्रेड। मानस नमस्कार, आपका ट्रेड। तो देखिए एयू बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो एयू बैंक ने
लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो एयू बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 712 रुपए के प्राइस चल रहे हैं, 726 रुपए के स्टॉप लॉस से एयू बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 690 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, लेकिन सडनली इसमें कोलैप्स नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, और 0.3% नीचे ओवाई ऐड हुआ है 3.5%, यानी खूब शॉर्टिंग हुई है इसमें आज। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर तो फार्मा पे ही है और अभी का जो पिक रहेगा दैट विल बी सिप्ला। सिप्ला में एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, 1680 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट 100 रुपीज प्लस का टारगेट अनफोल्ड होता है। सो टेक्निकल टारगेट 1780 का है, लेकिन अगर हमें स्विंग प्ले करना है तो एट लेवल ऑफ 700 मुझे 1700 के लेवल पे बाय करें सिप्ला। स्टॉप लॉस रखेंगे आप 1680 का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और पोजिशनल टारगेट स्विंग का आज के लिए 1735 1740 इनिशियल होगा। पोजिशनली जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है ये 1800 का दस्तक देगा, 1780 से 1800 का दस्तक देगा। सिप्ला, चलिए ये हो गई। अब राजेश सरपति के पिक। विकास सालुंके को जोड़ लेते हैं। विकास जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है फिलहाल तो इंडेक्स, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करो तो मुझे भी फार्मा में से औरंदा फार्मा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से इसमें लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जो पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा था और शॉर्ट टर्म की एवरेज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है अपर साइड में एक अच्छी रेंज यहाँ पे देखने मिलेगी। 1570 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है यहाँ से आते हुए देखने मिलेंगे। आज का जो डे लो है वहां पे इसका एक स्टॉप लॉस रखना है, 1490 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के और फार्मा को बाय कीजिए। ऊपर में मुझे लगता है 1570 1580 के आसपास की रेंज यहाँ पे ओपन होते हुए देखने मिल सकती है, तो अरुंधो फार्मा यहाँ पे बाय कॉल। 1570 के लिए और फार्मा में एक मौका, विकास कह रहे हैं। सुदीप, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। हर्षदा जी, मुझे जो पसंद आ रहा है, अब फार्मा स्पेस से हमने ऑलरेडी काफी स्टॉक्स देखे और फार्मा स्पेस चल भी रहा है, बट इसके अलावा एक और स्पेस जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है वो है कैपिटल गुड स्पेस। और यहाँ पे सीमेंस, एबीबी, ये दोनों स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम है। तो दोनों में से मुझे सब रिलेटिव स्ट्रेंथ परस्पेक्टिव से सीमेंस में अब ज्यादा अपॉर्चुनिटी लग रही है। 12 वीक का जो कंसोलिडेशन था वहां उसके हाईएस्ट लेवल पे अब स्टॉक आ चुका है, और 7600 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है यहाँ पे 7900 8000 के अपने ऑल टाइम हाई के ट्रेजेक्टरी में वापस स्टॉक लौट सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में है, अच्छा वॉल्यूम भी हो रहा है, और मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्टॉक की जो चाल है कंसोलिडेशन के बाद जो स्ट्रेंथ के साथ बाहर निकला है, तो ये 7900 से लेकर 8000 तक जा सकता है। 7600 के स्टॉप लॉस से बाय करने की मेरी इसमें राय रहेगी। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए। विकास जी का ट्रेड यहाँ पर, सुदीप जी का ट्रेड यहाँ पर सिमंस है। गौरांग जी से बात करते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। पॉलिसी और स्टांस में परिवर्तन आरबीआई के, हालांकि कुछ तल्ख टिप्पणियां भी की उन्होंने एनबीएफसीज को लेकर, अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर। आपका व्यू क्या है इस पॉलिसी पे, और आपका इस वक्त का कन्विक्शन आइडिया क्या है? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये पहली बार नहीं है वीरेंद्र जहां पर गवर्नर साहब ने एनबीएफसी के कामकाज को लेकर के कुछ चिंताएं जताई है। ये पहले भी हुआ था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लेकर के, जिस प्रकार से उनको ऋण दिया जाता था, बराबर मापदंड में कामकाज नहीं होता था, रिस्क प्रोफाइलिंग ठीक से नहीं होता था, वगैरह वगैरह। और ये अनिवार्य है वीरेंद्र, क्योंकि अगर इसको अभी आप नियंत्रण में नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के ये वित्तीय जोखिम जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में खड़ा कर सकता है, और उसका असर जो है वीरेंद्र वो सिर्फ मात्र एनबीएफसी तक सीमित नहीं करेगा, उसका असर मेरे ख्याल से कमूमन बाकी अन्य क्षेत्र पर भी नकारात्मक होगा। तो ये अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से वो नियंत्रण रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं, और समय अनुसार वो कदम भी उठा रहे हैं। क्रेडिट पॉलिसी का स्टांस, जो शब्दावली का प्रयोग किया गया और जो टिप्पणियां की गई गवर्नर के हिसाब से, ज्यादातर लोग अब अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इस साल के अंत तक दिसंबर 2024 में कटौती की संभावना है। हमारा मानना है कि ये कटौती शायद संभव आपको जनवरी फरवरी माह 2025 के इर्द गिर्द होती हुई नजर आएगी। कंपनी का जहां तक चयन करने की बात है, तो हम कल भी जुड़े थे आपके साथ प्रातःकाल के बाजार खुलने के शो में, और हमने और अनुज भाई ने चर्चा की थी। अनुज भाई ने पूछा था टाटा मोटर के बारे में, 910 920 का स्तर था, 900 के पास गया कल, लेकिन आज देखिए मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन रुझान वाला स्टॉक बन रहा है।
945 के आसपास। आज भी हम वही कहेंगे कि खरीदारी का बहुत बड़ा मौका है, और आज भी हम वही लक्ष्यांक की बात करेंगे जो हमने कल दिया था, वो है 1250 का। चलिए आप एक काम करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी की बात हुई है तो उसकी बात करते हैं। हमारे साथ श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवांकर जुड़े हैं। उमेश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो गवर्नर साहब थोड़े से नाराज़ दिख रहे थे एनबीएफसी से। बार बार उन्होंने कहा कि थोड़ा एनबीएफसी को हम थोड़ा वार्निंग दे रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल करिए वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा किस चीज़ से आपको लगा कि वो नाराज़ दिख रहे थे? देखिए, हमने क्लियरली बोला है कि देयर आर आउटलायर्स। आउटलायर मतलब थोड़ा एक्सट्रीम केसेस है, फ्यू सम ऑफ द फ्यू एनबीएफसीज थोड़ा विदाउट नॉलेज ऑफ कस्टमर, मुझे लगता है कहीं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया, आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ एडिशनल पेनल चार्जेस लिया। ऐसा सिचुएशन को क्या हो जाता है, इट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द कस्टमर। तो मेरा ख्याल से कस्टमर का इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन के लिए गवर्नर ने ये बात बोला है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज दे हैव अ वेरी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड कस्टमर का इंटरेक्शन में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहता है। लेकिन इधर उधर हो सकता है कि आउट ऑफ द वे कुछ एनबीएफसी ने फॉर हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा कुछ किया होगा। दैट इज डेफिनेटली इज अ गुड थिंग। आरबीआई ने ठीक ही बोला है कि कुछ भी हो कस्टमर का नॉलेज में होना चाहिए, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर्स प्रोटेक्शन। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत कम केसेस है क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड किया था उन्होंने उसमें। मतलब श्रीराम ग्रुप में फॉर एग्जांपल, खैर मैं अज्यूम करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ही हैज टोल्ड वेरी क्लियरली आउटलायर्स, इसका मतलब वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ कंपनीज मे बी देयर। रेवांकर साहब, एक चीज उस स्टेटमेंट से शायद ये भी इन्फ्लुएंस निकाला जा रहा है कि बहुत तगड़ी ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिल रही है और उसी को शायद भुनाने की कोशिश कुछ एनबीएफसीज कर रहे हैं बड़े बड़े टारगेट्स देके। ग्रोथ के लिहाज से अगर हमें एक सेंस दे सके, इस समय क्या वाकई में उतनी डिमांड वापस लौट रही है आप लोगों के लिए भी नए लोन्स के लिए? क्रेडिट डिमांड स्टडी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डिमांड ग्रो हो रहा है। अभी एक साल से क्या डिमांड, क्या क्रेडिट ग्रोथ है एनबीएफसी में, वही हो रहा है। अराउंड 18% ग्रोथ एनबीएफसी इंडस्ट्री में ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इफ इट इज 7% ऑन एवरेज जीडीपी ग्रोथ, इट्स टिपिकल दैट the overall demand is going to be, the credit demand is going to be there in the industry, और बैंक पूरा डिमांड मीट नहीं करती है, इसलिए एनबीएफसी प्लेस एडिशनल रोल। सो एनबीएफसी का ऑलवेज इंक्रीमेंटल रोल, कहाँ पे बैंक नहीं रीच कर पाते हैं, कि बैंक कहाँ पे लेंडिंग नहीं कर पाते हैं, वहां पे एनबीएफसी रीच करता है। लेकिन बहुत सारे, अभी देखिए एनबीएफसी का प्रोसेस is totally systematized. It depends upon credit information of the customer or track record of the customer, history of the customer. Everything is available. अभी ऐसा नहीं कि unsecured only pure consumption loan ऐसा नहीं हो रहा है। Maybe there are few companies who specialized into that, but most of the companies they are lending with the informed lending है जी। ओके, अच्छा उमेश जी, फिर कोर आरबीआई का जो आज का पॉलिसी स्टांस था, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन और न्यूट्रल स्टांस इन्होंने रख लिया है, दरों को नहीं छुआ है, लेकिन यहाँ से इंडिकेशन यही समझ में आ रहा है कि शायद दरें घटना शुरू होंगी, इफ नॉट नाउ दिसंबर की पॉलिसी में। इसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, आप कैसे पढ़ रहे हैं इसे? नहीं, ओवरऑल फंड कॉस्ट तो कम होना चाहिए, स्पेशली पहले मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट में द कॉस्ट विल बी लिटिल चीपर, द ओवरऑल कॉस्ट थोड़ा चीप हो जाएगा। बाद में बैंक्स विल बी एबल टू लेंड एट लोअर रेट, क्योंकि बैंक स्टिल हैव हायर कॉस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिट रेट थोड़ा ज्यादा ही है। सो मे बी इट विल टेक टाइम ट्रांजिशन, इट मे टेक ओवर द 6 months to 1 year टाइम। ऐसा नहीं कि वो जल्दी से हो जाएगा। रेवांकर जी, लेकिन एक चीज़ है, आई मीन इंडस्ट्री इस वक्त डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने में दिक्कत महसूस कर रही है। कुछ बैंक्स जो हैं, सरकारी बैंक्स, इनफैक्ट क्यूआईपी इश्यूज के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं।
डिपॉजिट ग्रोथ कैसी रही, कैसी है, और जब तक जैसे कि हर्षिता ने कहा कि माइट भी अब दिसंबर में या फिर उसके बाद कोई रेट कट हो, तब तक का ये जो चैलेंजिंग फेस है, इसमें जो आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उसमें और कितना वृद्धि हो सकती है, ये एनआईएम्स पे कितना प्रेशर डालेगा, ये लाइकली टू बी, ये जो 1-2 क्वार्टर्स हैं उसमें एनआईएम्स इसके चलते कितना हिट ले सकते हैं? ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स और बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं अभी कैपिटल मार्केट में थोड़ा हमको एडवांटेज मिलेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months as the yields are a little lower, तो वहाँ हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, एंड आई थिंक फर्दर रिड्यूस हो गया. इमेजिन इफ द बैंक्स आर एबल टू रिड्यूस द फंड्स फर्दर, तो बेनिफिट विल पास ऑन टू द कस्टमर. ऐसा नहीं कि हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसमें बढ़ेगा. वी विल मेंटेन द एग्जिस्टिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिपेंडिंग अपॉन द सेगमेंट विच वी आर इन. अच्छा रिवांका जी, एक और चीज़, क्या ये क्वार्टर और में डोमिनेट करेगा जो गोल्ड लोन है? हालांकि आरबीआई ने चिंता वहाँ भी जताई थी एक बार, बट गोल्ड लोन क्या इस बार वाकई नंबर्स डोमिनेट करेंगे? इस बार यहाँ पे कैसी ग्रोथ है देखने को मिली है? देखिए, ओवरऑल गोल्ड लोन का वॉल्यूम इंक्रीज इज मेनली ड्यू टू द गोल्ड प्राइस इंक्रीज. ऐसा नहीं कि ज्यादा गोल्ड मार्केट में आ रहा है और उसका लेंडिंग हो रहा है. मेरा ख्याल से सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड है, लेकिन गोल्ड का प्राइस बड़ा होने से इट लुक्स एज इफ गोल्ड लोन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, पर फिर भी यस, गोल्ड इज समथिंग वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, गोल्ड लोन लेने से इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है. सो बहुत सारा कस्टमर को, स्पेशली इफ यू द बिजनेसमैन एंड द पीपल सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको कभी भी वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो जाता है, ही नॉर्मली प्रीफर्स गोल्ड लोन, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म रहता है. तो शॉर्ट टर्म लोन मैनेज करने के लिए ही टेक्स गोल्ड लोन. It is not a distress loan. The gold loan is not a distress loan. It's always a working capital loan for shorter requirements. इसलिए मुझे लगता है कि this is gold loan increase होना, it's a good thing, क्योंकि बहुत सारे businessmen and self-employed, उन लोगों को gold existing gold को उन्होंने pledge करके they are able to raise money at cheaper cost. Definitely वो advantage तो रहेगा, क्योंकि interest rate बहुत कम है गोल्ड लोन के लिए कंपेयर टू एनी पर्सनल लोन. ओके, अच्छा रेवांका सर, फिर एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, आप इस समय कितना वेल कैपिटलाइज्ड हैं, और कंसिडरिंग अब तो आप निफ्टी कंपनी हैं और आपके स्टॉक ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया है, क्या आप कैपिटल मार्केट को टैप करेंगे अगले कुछ हफ्तों या महीनों में? देखिए, हमारा भी वेल कवर्ड, इन द सेंस हमारा सीआर इज अराउंड 20% अभी, एंड श्रीराम हाउसिंग का अभी एक वो भी डील भी हो रहा है. वो होने के बाद कैपिटल विल फर्दर इम्प्रूव. सो वी डोंट रियली नीड कैपिटल फॉर एटलीस्ट अनदर ईयर. एक साल तक कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, आप साइलेंट पीरियड में होंगे तो मैं ज़्यादा आपसे कंपनी के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन एक चीज़ थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में, कंसिडरिंग आपका एक काफ़ी एक्सपोजर सीवी फाइनेंसिंग में है, ये मार्केट में क्या थोड़ा सा अभी और स्लो डाउन रहेगा, या कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि बीच में एक अच्छे चेंजेस आए थे, लेकिन ऑफ लेट वापस थोड़े से नंबर सीवी के थोड़े से डाउन रहे हैं. देखिए, थोड़ा रेनी सीजन एक्सटेंड होने से डिमांड थोड़ा लेट हो गया है. नॉर्मली सितंबर सेकेंड हाफ में डिमांड आ जाता है कमर्शियल व्हीकल के लिए, एंड इस बार वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, क्योंकि मानसून रेन एक्सटेंड होने से क्या हो जाता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ सीवी का हेवी व्हीकल स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, वो देर होने से मुझे लगता है कि थोड़ा लेट हो गया है डिमांड के लिए. बट पोस्ट द दसरा, बिकॉज नॉर्मली दसरा में पीक डिमांड आ जाता है नया व्हीकल के लिए, मुझे लगता है कि एक बार अभी अगले 4-5 दिन में हमको एक अंदाज मिलेगा कि डिमांड कैसा है और कितना ग्रोथ हो जाएगा अगले 6 महीने के लिए. फिर भी थोड़ा ठंडा ही लग रहा है डिमांड, बट द रीसेल वैल्यूज आर वेरी गुड. दैट मीन्स
utilization levels are good, demand for vehicle is good, therefore the resale prices are good. So हम ज्यादा यूज्ड व्हीकल में फाइनेंस करते हैं तो हमारा क्रेडिट डिमांड अच्छा ही है। उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये इस समय उमेश रेवंकर की तरफ से एक व्यू श्रीराम फाइनेंस को लेकर। मीनवाइल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक नॉक आया और बैंक निफ्टी करीब करीब अब 11 पॉइंट नीचे आ गया है, रेड में आ गया बैंक निफ्टी और 51,000 ब्रीच करने की तैयारी कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी। दिन का लो तो ऑब्वियसली 50,905 था, लेकिन वो और निफ्टी में भी एक नॉक आया है इस समय। और वीरू ने मुझे अलर्ट किया, वीरू सही टाइम पे अलर्ट आया आपका। रिलायंस का चार्ट एक बार लेकर आइए, रिलायंस डे लो पर आया। वीरू सही अलर्ट था आपका, ये प्रेशर इसी ने डाला मार्केट के ऊपर एकदम से। बिल्कुल अनुज, एक रिलायंस और दूसरा आपने देखा होगा अनुज आईटीसी आज फर्स्ट टाइम पोस्ट 5 जुलाई अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। अनुज जब ये हायर लेवल से सेलिंग आ रही है, भले ही मार्केट ब्रेथ खराब ना हो उस वक्त, लेकिन ये एफआईज एक दो स्टॉक्स को पकड़ के मोमेंटम को कोलैप्स कर दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आईटीसी और रिलायंस। नहीं बिल्कुल वीरू, देखिए ये एक चीज़ तो है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। आईटीसी, रिलायंस, किसी दिन एचडीएफसी बैंक। अब आज देखिए कल एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी रैली हुई थी, आज फिर एचडीएफसी बैंक गिर गया 1%। तो कल जो लग रहा था कि शायद एफआई की सेलिंग थोड़ी सी स्टेम हुई है, आज हो सकता है वो वापस पिकअप हो गई हो। तो इसके लिए थोड़ा सा जो मैं एक चीज़ सुबह भी कह रहा था, बॉटम का मतलब ये नहीं है कि मार्केट तुरंत वापस ऑल टाइम हाई पर आएगा। और बॉटम में कई बार ये भी होता है कि आप एक बार वापस उस लेवल को टेस्ट भी करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं वाकई में वो स्ट्रेंथ है या नहीं उस लेवल में। लेकिन एफआई सेलिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट को थोड़े टाइम के लिए उससे जूझना पड़ेगा। तो ये जो आप सही कह रहे हैं, एकदम जो स्टॉक्स का बिहेवियर है लार्ज कैप्स का, वो यही बता रहा है। वरना मिड कैप में दिक्कत नहीं है, दिक्कत सारी लार्ज कैप की है, दिक्कत सारी की सारी एफआई सेलिंग की है। बिल्कुल वीरू, बिल्कुल। और देखिए आप वो बात जो कहते हैं ना, मिड कैप मार्केट ब्रेथ, और सिर्फ 2 स्टॉक्स पकड़ के अगर आप देखेंगे पूरा मोमेंटम कोलैप्स हो गया। और इनफैक्ट ये जो प्राइस है ना आपकी स्क्रीन पे 25060 फॉर निफ्टी, ये निफ्टी का एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि कल के इंटरडे अपस्विंग के बाद हमने अचीव किया था। ये आईटीसी पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? मानस कैसे रीड कर रहे हैं आप आईटीसी को? ये क्रैक छोटा मोटा नहीं, बड़ा क्रैक है ये। बिल्कुल, देखिए ये रिवर्सल है, क्योंकि जो हाई टॉप हायर बटन बन रहे थे और स्टॉक ने 525 के हाईज को टेस्ट किया, उसके बाद आज कंफर्मेशन मिला है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आईटीसी फिसला है। डिस्क्लेमर है कि इसमें कुछ देर पहले हम लोगों ने अपने क्लाइंट को भी एक्सेल रिकमेंडेशन दिया, पैटर्न नेगेटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 483 के आसपास है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। करंट लेवल्स पे आप 504, ये कैश लेवल्स है, 504 के स्टॉप लॉस से आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं और 483 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए ये बात हो गई आईटीसी की। अच्छा, मिड कैप मार्केट में स्ट्रेंथ है, वहीं से एक स्टॉक को पिक करते हैं, स्पाइस जेट। आज करीब 5% रैली स्टॉक में और 6% हो गई है एक्चुअली। 20 दिनों में कंपनी ने एक दूसरा बड़ा सेटलमेंट किया है। उसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों में थोड़े न्यूज़ फ्लो रहे हैं। QIP प्राइस के ऊपर अब स्टॉक वापस एक सस्टेन कर रहा है। क्या ट्रिगर्स हैं ये जानते हैं विनी के साथ। विनी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आ जाते हैं स्पाइस जेट के लिए, स्पेशली जो अनाउंसमेंट आई हुई है कि आज की उनकी जो सेटलमेंट हुई है एक बड़ी कंपनी के साथ, बैकपॉक ब्राउन एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट के साथ, जहाँ पे सेटलमेंट डिस्प्यूट हुई थी। यहाँ पे सेटलमेंट की टोटल वैल्यू थी $131 मिलियन और उसकी अब वैल्यू के हिसाब से वो लोग सिर्फ $22 मिलियन पे करेंगे। तो काफ़ी बड़ी रिलीफ मिली है ये सेटलमेंट की वजह से। और उसकी वजह से इसकी क्या होता है इम्पैक्ट स्पाइस जेट पे, 1 पॉजिटिव हो जाता है उनकी बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो जाएगी, उनका फोकस बढ़ेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, जो कंसर्न था रिडक्शन इन डेट हो जाएगी, बिकॉज ये बड़ी सेटलमेंट है स्पाइस जेट के लिए स्पेसिफिकली। तो अराउंड बिग अमाउंट होती है स्पाइस जेट के लिए, बिकॉज $100 मिलियन की रिलीफ ऑलमोस्ट मिली हुई है यहाँ पे। उसके अलावा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो कंपनी की एम है कि वो वापस ग्रोथ पे आए, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाता है कंपनी के लिए। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो QIP रेज हुआ था 3000 करोड़ का। उस अमाउंट से उनकी वजह से उनको थोड़ी फाइनेंस भी मिल जाते हैं, फंड मिल जाता है, वो उनको यूज़ करना था प्लेन्स के लिए, प्लेन्स लाने के लिए, तो उनका वो भी एक फैक्टर बन जाता है। प्लस
24 सितंबर को कंपनी ने एक और फाइनेंशियल सेटलमेंट की थी जो है $16 मिलियन की अप्रॉक्सीमेटली, तो वो भी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो काफ़ी रिडक्शन इन डेट हो गया है कंपनी का सिंस द QIP की 3000 करोड़ जो उन्होंने रेस की थी, उसके बाद उसके पहले जो उसकी डेट थी, नेट डेट 5200 करोड़ की नेट डेट थी, QIP के बाद हो गई थी 1300 करोड़। अब लायबिलिटीज़ उसके बाद भी कम होते जा रही है। कंपनी ने कल ही अनाउंसमेंट किया था कि वो 10 प्लेन्स भी लाने वाली है नवंबर एंड तक, और वहाँ पे वो ऑपरेशंस इंप्रूव करेगी, ऑपरेशन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी कंपनी की आगे जाते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं। और क्या की पॉजिटिव ट्रिगर्स है कंपनी के लिए आगे जाते हुए भी? मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है, उनकी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री आ रही है, उनको अनग्राउंड करनी है काफ़ी सारी एयरक्राफ्ट्स। उसके अलावा फोकस करना है कि उनके ऐड करेंगे उनकी एयरक्राफ्ट्स में बोइंग 737-8 मैक्स जो इंक्रीज करेगी ऑपरेशन एफिशिएंसी। थोड़े कंसर्न्स है कि आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज अभी भी हाई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है और ब्रांड वैल्यू जो कम हो चुकी है वो कंपनी को वापस लानी है, पर अभी तक तो वो सही लाइन पे चल रहे हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था लायबिलिटीज़ कम कर रहे हैं, तो श्योरली इंपॉर्टेंट है। तो एक और सेटलमेंट, इससे पहले एक इंजन कंपनी के साथ एक सेटलमेंट हुआ था और ये दूसरा सेटलमेंट कुछ ही महीनों में। शुक्रिया आप इस अपडेट के लिए विनी। क्लियरली वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। गौरांग, देखिए कंपनी कोशिश तो कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यहाँ पर कोई ट्रेड का मौका है या फिर इसे प्योरली इंट्राडे के तौर पर ही खेलें और फिर खत्म करें? अच्छा, देखिए ये स्टॉक ज्यादातर निवेशकों के लिए नहीं है, ये ज्यादा कारोबारियों के लिए है। और ये प्रथा रही है, ये एक इतिहास रहा है स्पाइस जेट का। अब इसकी तुलना आप कर लीजिए इंटरग्लोब एविएशन। पार्टनर ने माल छोड़ा, एक बार नहीं कई बार बेचा माल, बड़ी संख्या में ब्लॉक डील्स में माल बेचा, फिर भी इंटरग्लोब एविएशन जैसा स्टॉक एक नई ऊंचाई की तरफ जाता हुआ नजर आता है। उसको रोक नहीं सकते क्योंकि कामकाज नतीजे आंकड़े सब इसी तरह के दर्शाते हैं। तीसरी बात यह है हर्षदा के जैसा टेलीकॉम है वैसा एविएशन है, यानी कि ये क्षेत्र बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, क्योंकि मैंने कल परसों पढ़ा था कि 3 नई रीजनल एयरलाइंस शुरू हो रही है। एक मेरे ख्याल से ऑलरेडी एक शुरू हो गई, उत्तर भारत स्थापित एयरलाइन है ये। तो ये बहुत ही एक पेचीदा सा मामला है। और अगर उड़ान क्षेत्र की कंपनी वित्तीय दुर्गति से गुजर रही है तो वहां से बाहर निकालने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि स्पाइस जेट के मैनेजमेंट ने मेहनत नहीं की है, लेकिन जितनी बार मेहनत करते हैं आगे जाकर के वो और गहरे होते जाते हैं मुसीबत में। तो अगर निवेश करना है तो मेरे ख्याल से इंटरग्लोब एविएशन बेहतर कम। स्पाइस जेट आपकी स्क्रीन पे 66 लेकिन इन कंपैरिजन क्या अच्छा है, बेहतर क्या है, अभी गौरांग जी ने बता ही दिया। मीनवाइल प्रेशर पॉइंट्स में हालांकि निफ्टी समहाउ देखिए मैनेज कर रहा है 25,054 को अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, लेकिन क्रैक पॉइंट्स मतलब प्रेशर प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं। एक बार HUL स्क्रीन पे लिखाइएगा तो रिलायंस हो गया, एक ITC हो गया, देन HUL भी अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट करता हुआ, तो एक सिरे से आज FMCG के दिग्गजों में यहाँ पे डेंट पड़ रहा है। एक बार निफ्टी FMCG रखिएगा जरा, निफ्टी FMCG को एक बार जज करते हैं, उसके बाद इस पर एक व्यू लेते हैं। सोनी पटनायक हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सोनी जी गुड आफ्टरनून। मैं HUL पे आपके कमेंट्स चाहूँगा, लेकिन उससे पहले अपनी कॉल दे सकती हैं आप, आपका इस वक्त का ट्रेड और HUL के स्ट्रक्चर पे आपकी राय है। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, मेरा यहाँ पे फ्रेश ट्रेड रहेगा, सेल का रिकमेंडेशन है, टाटा कम्युनिकेशंस फ्यूचर्स पे सेल करने की सलाह रहेगी। एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है यहाँ पे 2000 के बिलो और 2050 EMA को भी ब्रेक किया है यहाँ पे। सो फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं, 2000 स्टॉप लॉस लगाए और यहाँ पे टारगेट आपका रहेगा 1920 से लेकर 1900, 2 टारगेट्स है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन रहा है और अच्छा सेल है। यहाँ पे HUL की अगर हम बात करें तो HUL पे भी 50 EMA को ब्रेक करते हुए ये नजर आ रहा है, 2800 के बिलो है। सो HUL मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक है, यहाँ से 2750 2730 ये 2 लेवल्स टेस्ट कर सकता है। फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं 2820 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट है 2750 2730। ओके, HUL डीलों पर और वाकई मेरी बहुत देर बाद निगाहें गई निफ्टी FMCG पे। निफ्टी FMCG में अगर मैं इसके चार्ट्स को बारीक, डायरेक्टर साहब एक बार जरा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और निफ्टी FMCG ड्रॉ कर दीजिए। मेरे ख्याल से रिविजिट कर रहा है एक लंबे अंतराल के बाद
3 मई 2024 के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट अक्टूबर, यानी 6 सीरीज के बाद 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वायलेट हो रहा है और साथ ही साथ एक 10-20 का नेगेटिव क्रॉसओवर। मानस, आपकी रीडिंग ये डेवलपमेंट आई थिंक मैंने अभी भी देखा स्क्रीन पे और ये वाकई कंसिडर करने लायक भी है। आपका एफएमसीजी में कोई ट्रेड है इस वक्त क्या शॉर्ट साइड पे या पॉसिबली आई मीन कोई भी ट्रेड थॉट? तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही आईटीसी की बात हुई थी, क्योंकि आईटीसी ने रिवर्सल दिखाया और दूसरा जो लार्ज कैप एफएमसीजी स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी चार्ट पे वीक लग रहा है। वहां पर भी आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिल जाएंगे। आईटीसी में मैंने पहले भी एक ट्रेड रिकमेंड किया था थोड़ी देर पहले। आई थिंक एचयूएल में भी एक ट्रेड आता है जो बिकवाली करने का ट्रेड होगा। 28-21 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं और 100 डे मूविंग एवरेज 2700 रुपए के आसपास है। वहीं पर आपको अपने टारगेट सेट करने हैं, तो इस क्षेत्र से आईटीसी और एचयूएल पे ध्यान देना चाहिए। ओके जी, एक चीज़ तो क्लियर है कि पिछले 3-4 घंटे में पूरा का पूरा गेम बिलोंग किया है ऑप्शन राइटर्स को बैंक निफ्टी में बार बार, क्योंकि बार बार मैं चार्ट देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी 51,000 टच करता है और रिकवरी आ जाती है और 51,200 के करीब आता है और वहाँ से सेलिंग आ जाती है। तो एक बैंड में घूम रहा है ये 51,000 से 51,200 के। और ये अगेन मैं जो बात बोल रहा था हर्षदा आपसे शो के शुरू में कि इसमें आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा जो तड़का है वो एक्सपायरी का है मोर देन एनीथिंग एल्स। 245-250 के करीब एक बार इसको वापस नोटिस करेंगे अगर कोई मूव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए एक रेंज बन गई है 51,000 से करीब 51,200 के बैंक निफ्टी की। चलिए एक काम करते हैं, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते एक बार ऑटो में बजाज ऑटो रेडार पर रखिएगा, आप हीरो मोटोकॉर्प रेडार पर रखिएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स भी थोड़ा थोड़ा करके कूल ऑफ कर रहे हैं। लेकिन जब लौटेंगे तो ब्रेक के बाद 2 सेक्टर्स की बात होगी, एक तो ऑटो और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा कल दोपहर टीसीएस के नंबर्स आएंगे और दूसरा ऑटो इसीलिए क्योंकि Hyundai के आईपीओ के डिटेल्स आ चुके हैं, तो ये कैसा स्टैकअप कर रहा है वैल्यूएशन वाइज, उस पर भी बातचीत आशीष के साथ आगे। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। ऊपरी लेवल से मार्केट थोड़ा सा हल्का हो चुका है, 25,068 के लेवल्स निफ्टी पर और निफ्टी बैंक भी सिर्फ 80.2 पर अब। लेकिन अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो इसीलिए क्योंकि देखिए Hyundai का आईपीओ, इससे पर्दा उठता हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। करीब 28,000 करोड़ का ये आईपीओ 15 अक्टूबर को लॉन्च होगा। सीधी टक्कर ऑफ कोर्स हम पहले भी मेंशन कर रहे हैं मारुति से ही रहेगी। तो ये आईपीओ के डिटेल्स क्या हैं, साइज में कितना बड़ा है, इससे पहले किस तरह के आईपीओ के साइज आए थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यूएशन के तौर पर अब क्योंकि वो आंकड़े आ चुके हैं, स्थिति कैसी दिख रही है। आशीष हमारे साथ है। आशीष बताइए। बिल्कुल ठीक है। इनमें से कई चीजों पे हम लोग नजर डाल चुके थे पहले भी जब वो डीआरएचपी आया था। अब तो खैर प्रोस्पेक्टस सामने आ गया है और क्लैरिटी है डिटेल्स को लेकर। बिल्कुल ठीक है, अगले हफ्ते मंगलवार को ये आईपीओ खुलने जा रहा है और बेसिक डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। 14.21 करोड़ शेयर्स का प्योरली ऑफर फॉर सेल, अपर एंड प्राइस बैंड का 1960 रुपए, और अगर सक्सेसफुली इस अपर एंड पे पैसे मोबिलाइज कर लिए तो 27,850 करोड़ रुपए ये मोबिलाइज कर रहे होंगे। और जैसा आपने पहली प्लेट देखी थी, अब तक की अपने इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ। टॉप 5 आईपीओ आज तक की स्क्रीन पर रख दिए हैं। Hyundai 27,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। LIC इससे पहले 20,500 करोड़ रुपए जुटा चुका है। पेटीएम ने 18,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। कोल इंडिया 15,500 और GIC ने करीब 11-12,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे। तो बाय फार सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और 2 फ्रंट रनर्स हैं दरअसल भारत की पैसेंजर व्हीकल स्पेस के, पीवी स्पेस के, और दोनों दिग्गज कंपनीज। तो बट ऑब्वियस था, सबके जहन में आएगा कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस खड़ी है इन दोनों की। मारुति सुजुकी, Hyundai, एक देश की नंबर 1, दूसरी नंबर 2 ऑटो मैन्युफैक्चरर। मैंने कुछ साइज टटोले हैं। FY24 Hyundai का पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर के डिटेल्स हैं उनकी आरएचपी में, तो उसी को प्रीमाइज बना के चल रहे हैं ना। डायरेक्टर साहब पिछली प्लेट उठाइएगा। और उसमें कुल बिक्री मारुति की थी 18.5 लाख व्हीकल्स, Hyundai की 6-6.25 लाख व्हीकल्स है। 2.25 टाइम्स मारुति सुजुकी इससे बड़ा है। प्लेट फ्लिप कर दीजिएगा। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे 1,41,000 करोड़ रुपए अगर किसी मारुति सुजुकी की FY24 की आय थी, 70,000 करोड़ रुपए की Hyundai की, 2 टाइम्स ज्यादा बड़ा मारुति सुजुकी आपको नजर आएगा। लाइकवाइज प्रॉफिटेबिलिटी में 2.25 टाइम्स मारुति बड़ा है।
पर क्योंकि Hyundai का जो पोर्टफोलियो मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स है, एसयूवीज का तड़का और एक्सपोर्ट का ज्यादा तड़का है, मार्जिन्स इसके नेट लेवल पे मारुति सुजुकी से बेहतर फेयर करते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, अब प्राइस बैंड सामने आ चुका है। FY24 पे ईपीएस रख दिए दोनों के मैंने, इसका अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड और इसका मौजूदा भाव रखा, और ये देखिए वैल्यूएशन कंपैरिजंस। मारुति 29.6 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स, Hyundai करीब 26.25 टाइम्स अवेलेबल, और शायद इसको देख के लग रहा है जस्ट प्राइसिंग। मारुति के साइज, स्केल, भारतीय बाजारों को पकड़ को देखते हुए एक स्लाइट प्रीमियम तो शायद कमांड करना बनता था। बिल्कुल आशीष, बहुत सही एनालिसिस। और मैं एक चीज़ कहूँगा, फेयरली प्राइस्ड आईपीओ। थोड़ा सा इसमें ये चाहते तो और अगर स्कोप छोड़ देते तो बेटर रहता, क्योंकि देखिए जैसा आशीष ने कहा कि अब मारुति 3 टाइम सेल करती है गाड़ियों की, लेकिन सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी अमाउंट 2 टाइम्स ही, क्योंकि Hyundai की रियलाइजेशन बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा उस तरीके की गाड़ियाँ बेचते हैं, ज़्यादातर उनका एसयूवी का पोर्टफोलियो है। लेकिन एक चीज़ समझिए, एक कंपनी ऑलरेडी 21 साल से लिस्टेड है और इंडिया में इतने टाइम से है। आज ये एक रीज़न है कि मारुति और ज़्यादा अच्छा चला है, तो मेरे ख्याल से ये गैप थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, थोड़ा और ज़्यादा गैप होना चाहिए था। देखिए जब TCS भी लिस्ट हुआ था, भले ही TCS इन्फोसिस से बड़ी कंपनी थी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक TCS इन्फोसिस के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था। बाद में क्या TCS ने एक अपना एक अलग प्रीमियम बनाया। तो मेरा ये मानना है कि ये कोई ऐसा प्राइस बैंड नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा आपको ल्यूक्रेटिव लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसमें आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहेंगे। और जो स्पेशली अगर आप ऑटो सेक्टर को प्रेफर करते हैं, 4 व्हीलर्स को, वो शायद इसमें अप्लाई करें। गौरांग जी, आप करेंगे अप्लाई इस आईपीओ में? अनुज भाई, बहुत ही आपने सही बताया। मतलब थोड़ा बहुत और अगर प्राइस बैंड नीचे आता तो मेरे ख्याल से आकर्षित और बढ़ जाता था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महंगा है। जो स्तर अभी आईपीओ के हमारे मित्र और आपके सहयोगी आशीष वर्मा जी ने बताए हैं, टीम काम कर रही है आईपीओ नोट के ऊपर, और मुझे लग रहा है कि एक सकारात्मक सी राय इस आईपीओ को लेकर के हम आ सकते हैं। ये बात अलग है लिस्टिंग में क्या होता है, उस पर तो मैं सक्षम ही नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है एक अच्छा ऑफर आ रहा है, और सबसे बड़ा ऑफर हमारे भारत देश में, और शायद ऑल टाइम रिकॉर्ड्स बना सकता है। ओके, देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। ये अगले हफ्ते याद रखिएगा, इशू खुलेगा 15 to 17 अक्टूबर। आप चाहें तो वो आवेदन दे सकते हैं। चले अब बात करेंगे चार का चौका की। हमारे जानकार अपने ट्रेड्स लेकर एकदम तैयार हैं। सोनी से जानेंगे हम सस्ता ऑप्शन। एफनो सुपरस्टार के लिए मानस है हमारे साथ, चार्ट का चमत्कार प्रकाश जी से लेंगे, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा के लिए गौरांग है। तो शुरू करते हैं। सोनी जी बताइए सस्ता ऑप्शन। हर्षदा जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में बिरला सॉफ्ट 620 कॉल ऑप्शन पे रेकमेंड करना चाहती हूँ। 9.5-10 इस रेंज पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 6 रुपए और टारगेट रहेगा 14, दूसरा टारगेट रहेगा 17 का। ओके, बिरला सॉफ्ट। मानस, आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड हेवल्स है। हेवल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने आज कोशिश की 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की, लेकिन उसको टेस्ट करके वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1933 के प्राइस चल रहे हैं हेवल्स के फ्यूचर के। करंट लेवल्स पे 1961 के स्टॉप लॉस के बिकवाली करने की राय रहेगी, और 1870 तक के टारगेट्स पॉसिबल है हेवल्स के फ्यूचर में। तो 1900 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 49 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में आपको 80 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लेमर ये है कि इसके पुट ऑप्शन में 99 वाले पुट ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। हेवल्स की पुट ऑप्शन और हायर लेवल्स पे सेलिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है ये। इसने कल पुल बैक लिया और आज एग्जैक्टली 20 डे माह से घूम गया। आज हेवल्स का जो इंट्राडे हाई है वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। प्रकाश सर के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। प्रकाश सर, क्या पिक करेंगे आप? स्टॉक मेरा जो पसंद है इस वक्त एक बाउंस बैक कैंडिडेट है, वो है गोदरेज कंज्यूमर। जगह बहुत ही बढ़िया है बाउंस करने की, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है। ट्रेड करा है 1339 पर, स्टॉप होगा 1330 का, सिर्फ 9 रुपए का। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। आपको मिलेगा तो 1380 के टारगेट पॉसिबल है। प्योरली बाउंस बैक कैंडिडेट, जगह बहुत अच्छी। गोदरेज कंज्यूमर बाउंस बैक कैंडिडेट। गौरांग जी, मिड कैप फंडा? निप्पॉन इंडिया एएमसी का चयन किया है अनुज भाई, और
780 के लक्ष्यांक लंबी अवधि में निर्धारित किए हैं। स्टॉक में थोड़ा बहुत रुझान बेहतर दिखा था, लेकिन बाजार में जिस प्रकार से गिरावट आई तो इसमें भी गिरावट आ रही, और गिरावट का फायदा उठा करके हम लंबी अवधि के लिए निवेश की राय देंगे। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए निपॉन लाइफ पर एक राय आती हुई। चलिए, मैं आपके लिए सारे ट्रेड्स रैप कर देती हूँ, फिर टेक्नोलॉजी कंपनियों की बात करेंगे। बिरला सॉफ्ट 620 का कॉल ये समझाया है सोनी ने, 980 पर है, 14 और 17 आपके लिए अगला टारगेट रहेगा। मानस कह रहे हैं हेवल्स में शॉर्ट करके चले, 1870 का टारगेट है, 1960 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा, या तो आप 1900 का कॉल भी बेच सकते हैं। दूसरी तरफ गोदरेज कंज्यूमर 1338 पर है, तेजी की पोजीशन गाबा जी ने दी है, और निपॉन लाइफ पर एक बाय साइड का ट्रेड गौरांग दे रहे, 780 का टारगेट यहाँ पर आपके लिए बन रहा है। मार्केट इस बीच एकदम शांत होता हुआ, सिर्फ 20 पॉइंट ही रह गए हैं आपके लिए निफ्टी में। सेंसेक्स तो ऑफकोर्स नेगेटिव टेरिटरी में है, और निफ्टी बैंक भी सिर्फ 25 पॉइंट ही ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स रेड में आ गया, सेंसेक्स 16 पॉइंट नीचे। ओके, एक बार रिलायंस देखें क्या वापस, कहीं उसकी वजह से तो नहीं इम्पैक्ट आया वापस, क्योंकि हाँ रिलायंस आई थिंक उसी ने सारा खेल बिगाड़ा आज का, और अब देखिए एकदम डे लो पर आ गया। ये हमने स्पॉट किया था और इसकी बात की थी रिलायंस की। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। रिलायंस का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन अब आपको दिखाई देगा। सिर्फ रिलायंस ही नहीं, HDFC बैंक ये भी काफ़ी एक इम्पैक्ट डाल रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिलायंस, HDFC बैंक, ITC, 3 हैवी वेट्स, क्लियरली एक सेंस आ रही है कि फिर से कहीं FIs लार्ज स्केल सेलिंग पर ना उतर आए हो। चलिए अब TCS के अर्निंग्स की बात करते हैं और आशीष के पास चलते हैं, जानते हैं क्या क्या एक्सपेक्ट करें। आशीष? बिल्कुल ठीक है, एक काम करता हूं, पहले IT से क्या एक्सपेक्टेड है वो समझाता हूं आपको, उससे बहुत हद तक पिक्चर TCS के लिए भी क्लियर हो जाएगी। एक और क्वार्टर होगा, शायद IT कंपनीज आपको रिकवरी पाथ पे नजर आएंगी, तो एक्सपेक्ट करिए एक स्टेबल स्टेडी ग्रोथ का क्वार्टर, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ग्रोथ में शायद देखने को मिले। मदद मिलेगी BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, उस वर्टिकल में रिकवरी से, और जो लार्ज डील्स बैक करी थी ज्यादातर IT कंपनीज जो उसके रैंप अप से, यानी कि उन डील्स से जो आउटपुट आ रहा होगा वो बढ़ रहा होगा। कमेंट्रीज भी शायद इंप्रूव होती हुई नजर आए। हो सकता है कुछ कंपनीज कहें ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट वैसे ही है, पर शायद ज्यादातर सब यही कह रही होंगी कि ग्रीन शूट्स कुछ एटलीस्ट स्पेसिफिक पॉकेट्स में दिखना शुरू हो गए। ग्रीन शूट से मेरा मतलब है अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी दिखना शुरू हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये कमेंट्रीज बेहद इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में कि ये पहली बार IT कंपनीज हम सबसे बातचीत कर रही होंगी फेड के उस रेट कट के बाद, और लार्जली अभी एक्सपेक्ट करा जा रहा है उस रेट कट के बाद कि यहां से डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो हैं, यानी कि जो नॉन एसेंशियल स्पेंड्स होते हैं, वो अब इंप्रूव होंगे, और वो ट्रांसलेट करेगा धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर्स में इन IT कंपनीज की रिकवरी में। जहां तक TCS की बात है, जो लार्जली अनुमान है वो स्क्रीन पर रख दिए हैं। कांस्टेंट करेंसी जो एनालिस्ट ज्यादा पैनी नजर रखते हैं, 1.25% Q-on-Q शायद जंप नजर आएगा। डॉलर आय 1.5 से 2% बढ़ रही होगी, और रुपए में आए 2 से 2.5%। ये इसीलिए क्योंकि करेंसी बेनिफिट्स होंगे जो रुपए पर ट्रांसलेट हो रहे होंगे। अच्छा, मदद रेवेन्यू मूव इंप्रूव क्यों हो रहा होगा? क्योंकि लार्ज डील्स स्केल अप हो रही होंगी, खास तौर पे इनके लिए वो BSNL डील में इंप्रूवमेंट शुरू हो रहे होंगे। नॉर्थ अमेरिका का BFSI में पिकअप एंटिसिपेटेड है। मार्जिन्स फ्लैट, गिवन कि लास्ट क्वार्टर वेज हाइक्स वाला क्वार्टर था, गिवन कि रुपया कमजोर हुआ है, उसके बावजूद मार्जिन्स फ्लैट या 10-20 बेसिस पॉइंट सिर्फ क्यों इंप्रूव होंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लार्ज डील्स में जब इंप्रूवमेंट हो रहा होगा तो उसके लिए स्पेंड्स बढ़ रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट टैलेंट में हो रहा होगा, और उसके चलते मार्जिन्स का अपसाइड लिमिटेड होगा। मुनाफा 3% Q-on-Q बढ़ेगा। नजर कहां रहेगी? कस्टमरली हर बार बताता हूं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। नियर टर्म डिमांड, प्राइसिंग एनवायरनमेंट, इनके केस में BFS की कमेंट्री, इनके केस में UK जिसके स्लोडाउन के सीरियस चैलेंजेस हैं उसकी कमेंट्री, और डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स की कमेंट्री, और डील पाइपलाइन, रैंप अप्स वगैरह, डील विंस के कैसे चल रहे हैं, उन सब पे खास तौर पे नजर रहने वाली है। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। तो ये एक TCS पर कमेंट्री। मीनवाइल मार्केट वापस ग्रीन में आया एकदम से, और वो बैंक निफ्टी देखिए वो एग्जैक्टली उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, और निफ्टी एकदम से वहाँ पर दोबारा थोड़ी सी जान आई। सेंसेक्स भी वापस ग्रीन में आ गया आज, और कुछ हद तक 2-3 स्टॉक्स आए। एक बार कोटक का इंटरडे चार्ट देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का, और एक SBI का इंटरडे चार्ट देखते हैं। दोनों में थोड़ा सा एक बाइंग लौटी,
और उसका एक इम्पैक्ट ट्रेंड में अच्छा मूव आया। आईसीआईसीआई बैंक में पिछले कुछ मिनटों में अच्छे मूव आए, तो कुल मिलाकर वापस एक बार हम ग्रीन में आते हुए और बैंक निफ्टी में 51,100 के वापस करीब आते हुए यहाँ पर इस समय। तो एक इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर बन रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू टेक्नोलॉजी कंपनियाँ, ये बताइएगा आप विकास, टीसीएस में कंसिडरिंग कल दोपहर को नंबर्स आने वाले हैं, सुदीप है, बेग योर पार्डन, सुदीप, कंसिडरिंग कल नंबर्स आने वाले हैं, आज और कल सुबह के बीच ये क्या कुछ किसी तरह की प्री पोजिशनिंग होनी चाहिए या रहने दे? नंबर्स देखें उसके बाद ही फिर फ्राइडे को ट्रेड लेंगे। सुदीप आप शायद म्यूट पर हैं। हर्षदा जी, अगर टीसीएस का अगर हम डेली और वीकली चार्ट देखें तो खास करके डेली चार्ट में पिछले 12-13 दिन से स्टॉक 4200 और 4300 4320 के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वक्त अब गुजार रहा है उसके नीचे। तो मुझे लग रहा है जब तक ये 4320 4330 के ऊपर नहीं क्रॉस हो रहा है होगा, तब तक मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई भी बाइंग साइड पे ट्रेड करना चाहिए। तो एक बार रिजल्ट्स आ जाने देना चाहिए और उसके बाद एक एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अभी भी एक ओपन चांस है कि ये डाउनवर्ड स्पाइक कर सकता है 4200 तक, 4150 तक, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए। 4320 जो कि 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 431020 का जो जोन, उसके ऊपर सस्टेन करे, उसके बाद ही बाइंग साइड पर एक व्यू लेना चाहिए। ओके, टीसीएस 4267 पे। मीनवाइल जो हम प्रेशर प्रोवाइडर्स की बात करते थे, रिलायंस, आईटीसी, एचयूएल, सोनी जी, एचडीएफसी बैंक पर आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ये एग्जैक्टली वहीं से घूमा जो कि कल का स्विंग हाई था, जो परसों का स्विंग हाई था, और अब ये कल के ओपन पॉइंट जो कि सिमिलर था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, उसको, मतलब कहने का मतलब मेरा क्रक्स ये है, ये स्पेंड कर रहा है बहुत टाइम 100 EMA के आसपास। आपका रीडिंग क्या कह रही है? जो अब मिड सीरीज का स्टैट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि मिड सीरीज में क्या होता है कि आपको पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के बारे में एक सेंस मिल जाता है। अभी क्या लग रहा है आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक जो है अभी 1640 1630 इस रेंज पे सपोर्ट पकड़ लेगा। कल मुझे लगता है यहाँ से दोबारा बाउंस कर सकता है। एनी मूव अगर 1665 के ऊपर निकाल पाता है तभी जाके वो एक अपसाइड मूव अगेन टुवर्ड 1680 1619 लेवल्स को देख सकता है। सो आज जितना भी फॉल आ रहा है ये 1630 सपोर्ट को पकड़ लेगा एंड वहां से रिवर्सल नजर आ सकता है। तो आई थिंक कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा और एक रिवर्सल पैटर्न हमको नजर आ सकता है 1680 की तरफ। अच्छा सोनी जी, एक चीज़ आपको थोड़ी करेक्ट करनी पड़ेगी। आपका वो जो सस्ता ऑप्शन ट्रेड था उसको हमें थोड़ा सा एक बार रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैन में है बिरला सॉफ्ट, तो वो ट्रेड थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगी। अगर कोई और ट्रेड है तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, वरना मैं सोचा कि एटलीस्ट ये ट्रेड को हटा दीजिए। एक्चुअली इस ट्रेड का मतलब नहीं है, क्योंकि ये बैन में तो कोई फ्रेश आप ट्रेड यहाँ पर ले नहीं पाएंगे। तो इतने सारे स्टॉक्स बैन में ना आजकल, वो एक स्टॉक देखना पड़ता है कि हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सिंपैथी है इस समय सोनी जी के साथ कि वो बैन में था स्टॉक बेसिकली। चलिए अब दूसरे काउंटर्स की तरफ रुक करते हैं। एक बार फिर आईटीसी स्क्रीन पर रखेंगे अनुज, क्योंकि ये वो है जो प्रेशर डाल रहा है। भले ही मार्केट ऊपर आया, सेंसेक्स 80 पॉइंट ऊपर गया था, फिर से इसको नीचे खींचा है और अब इस समय अगर आप गौर करेंगे तो आईटीसी का एक बड़ा योगदान है। लगभग 3% करेक्ट करता हुआ आईटीसी, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स भी हैं जहाँ पर प्रेशर बन रहा है। मानस, क्या कंसिडरिंग आप पहले इसको रेकमेंड कर चुके थे, थोड़ी सी वीकनेस दिख रही थी, तो ये 490 के आसपास आए तो आप बिकवाली करेंगे या फिर ये लेवल भी ठीक है अपनी पोजीशन शायद काटने के लिए आईटीसी में? देखिए, मैंने शॉर्ट रिकमेंड किया था उस टाइम पे। मेरा समझना था कि 483 जहां पर 100 मूविंग एवरेज है वो लेवल्स आईटीसी टेस्ट कर सकता है। तो अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 497 के ऊपर कर लें और टारगेट वही सेट करें 483 के। तो वीकनेस अभी बनी हुई है और शायद यहाँ पर करीब 10 रुपए का डाउन साइड अभी आईटीसी में और देखने को मिल सकता है। ओके, आईटीसी 492 पे डील ऊपर, और इस बीच आप लेके आइए डॉक्टर लाल पैथलैब 3608। डायग्नोस्टिक स्पेस की जो हम सुबह भी चर्चा कर रहे थे, 3608 का मतलब प्राइस का ये है कि इस सीरीज में विद स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लोवर्स के साथ आया हुआ डॉक्टर लाल पैथलैब
अब अपने करियर का वो पैच, वो जोन उसमें एंटर कर चुका है जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। वो जोन था करीब फरवरी 2022 से लेकर सितंबर 2021। गौरांग, हाँ, आप लोगों की अप्रोच या फिर आपकी रीडिंग हाउस व्यूज़ क्या हैं यहाँ पे जियोजीत के कि इस डायग्नोस्टिक स्पेस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि अब ये सीरियस प्राइस ट्रजेक्टरी में है। ये प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का अच्छा जोन है या अभी राइड करने का है? मेरे ख्याल से राइड करने का वीरेंद्र, और मेरा ये मानना है कि महामारी के बाद और महामारी के पहले जिस प्रकार से डायग्नोसिस सेक्टर में हमने तीव्र गति देखी थी और फिर जो परिस्थिति में सुधार हुआ तो काफी नीचे के तरफ के दायरे भी देखे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि एक समीकरण है पूरे फार्मा क्षेत्र का। अगर आप फार्मा दवा बनाने वाली कंपनियों पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो आपको हॉस्पिटल्स पे भी सकारात्मक नजरिया रखना पड़ेगा और आपको डायग्नोसिस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर भी सकारात्मक। यही एक कंपनी है डायग्नोसिस में, डॉक्टर लाल पैथ लैब, जहां पर बुनियादी आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। ये समय सीमा का प्रश्न होता है वीरेंद्र। अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। ओके डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये अच्छा मूव जनरेट कर रहा है और कंसिडर करने लायक क्या है? एस्कॉट्स कुबोटा आपकी स्क्रीन पे आएगा 4070 पे डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा आई थिंक वीक एनवायरनमेंट में अभी लॉन्ग ट्रेड से बहुत ज़्यादा अगर आप देखें बात नहीं करना चाहूँगा। फिर लेके आइए आप DLF 850 पर। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, ये बहुत हद तक मिड रेंज में अटका हुआ है। और लेके आइए एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस। मेरे ख्याल से मानस ने इसके डाउन स्विंग को बहुत अच्छे तरीके से खेला था। मानस एक दिन का छोटा सा पुल बैक, बट वो फिर सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको जब वीकली चार्ट्स पे देखा था ना मानस, मुझे लग रहा था कि शायद अभी ये वीकनेस परसिस्ट करेगी। LIC की टेंडेंसी है ये कम से कम जब तोड़ता है बड़े एवरेजेस को तो ये सस्टेन करता है, काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। अब ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। कैसे रीड कर रहे हैं आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को इस वक्त? तो देखिए 50 वीक और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। जो पुल बैक है उस पर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो वीकनेस तो क्लियरली दिख रही है। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही कहा कि वीकली चार्ट पे आप ज्यादा क्लियर देख पाएंगे ट्रेंड को, जो कि नेगेटिव है। मेरे ख्याल से स्टॉक 560 रुपए के लेवल्स को आने वाले समय में टेस्ट कर सकता है। इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कोशिश करनी है कभी भी उछाल पे निकलने की, और फ्रेश खरीदारी केवल 660 रुपए के ऊपर ही करेंगे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे। राजेश कोठारी हमारे साथ तैयार होंगे, उनसे बात करेंगे इस समय मार्केट में क्या करना है इसको लेकर और कहाँ पर वो दांव लगा रहे हैं। ओके, चलिए फिर अब हमारे साथ, जैसा मैंने कहा, अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के MD राजेश कोठारी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। और आपका पोर्टफोलियो देख रहा था मैं, एक क्लियर कट जो स्टैंड आउट है और आपकी बड़ी होल्डिंग्स में एक वो है ट्रेंड। क्या आप खुद सरप्राइज्ड हैं एज एन इन्वेस्टर जिस तरीके के रिटर्न्स इसने जनरेट किए, और अब कंसिडरिंग ये इतना महंगा हो गया है स्टॉक, क्या टेम्पटेशन होती है कुछ बुक करने की? हाय अनुज, सरप्राइज यस होता है कभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा परफॉर्मेंस आई थिंक इट हैज बीन एक्सेप्शनली व्हाट आई वुड से सेलिब्रेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेंड। लेकिन अगर आप ट्रेंड की अगर लास्ट 5 साल की अगर आप ग्रोथ देखेंगे वो भी इक्वली सरप्राइजिंग ही थी। तो मार्केट कैप इज फाइनली मिरर ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। और अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो वेस्ट साइड जो उसका एक सबसे बढ़िया सा फ्लैगशिप स्टोर्स था 5 साल पहले, रफली 1.75 मिलियन स्क्वायर फीट था, और 5 साल के अंदर डिस्पाइट कोविड जो जूडियो जो उसका सेकंड फॉर्मेट है उसमें 2 मिलियन स्क्वायर फीट रफली हो गया। तो ट्रेंड has added one more trend in last 5 years. The important question अनुज इज कि अगर आप 5 साल पहले मुझे पूछते थे कि क्या ट्रेंड की दुकानें 2 मिलियन स्क्वायर फीट से 4 मिलियन हो सकती है, तो आंसर था यस, ये हो सकती है। होएगा कि नहीं पता नहीं होता, बट द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर इन प्लेस। एंड सेम थिंग आई विल से टुडे आल्सो कि नेक्स्ट 5 साल
all the growth prospect जो secret होती है retail business की, Trent has broken that secret code, and that secret code of turnaround, जो stores के turnaround times जो होते हैं, जो inventory turnaround time होता है, they are the best in the industry. तो एक है growth, दूसरा है turnaround time, और तीसरा सबसे important कि affordability to meet the aspiration. ये बहुत ही कम business models में है कि आप pricing अपना affordable रखते हो और aspiration youth का meet कर पा रहे हो, and that is why Trent is able to grow exceptionally, significantly high double digit. And I think ये story will continue for at least next 3 to 5 years. अच्छा, एक सेक्टर जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं कंपेयर टू मार्केट वेट, वो है इंजीनियरिंग, जहाँ पर आपके 11.5% के करीब होल्डिंग है. ऑब्वियसली काफ़ी हद तक वो हिटाची एनर्जी का भी शायद उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन ये इतनी बड़ी बेट आपने किस बेसिस पर ली है यहाँ पर? बेसिकली अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो जस्ट टू गूगल, और गूगल में आप टाइप कीजिए ब्लैकआउट्स इन द वर्ल्ड. अगर आप यूएस देखिए, अगर आप यूरोप देखिए, अगर आप जर्मनी देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, तो ब्लैकआउट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. ये ब्लैकआउट की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज जो ग्रिड है, दे आर नॉट एबल टू टेक द लोड. इतने इन्वेस्टमेंट ग्रिड में नहीं हुए हैं क्योंकि 10 साल पहले किसी को पता नहीं था कि डेटा सेंटर और एआई विल बिकम ए पावर गजलर. उसके उपरांत रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ बहुत ज्यादा आ गया. अभी रिन्यूएबल एनर्जी अगर आपको एक रिमोट प्लेस से सिटी में लेके आनी है तो आपको HVDC प्रोजेक्ट लगते हैं. वर्ल्ड में करीब 4 या 5 कंपनी है जो इस तरह की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकती है. तो वन ऑफ द कंपनी which you said which we are holding in a portfolio, Hitachi Energy, is a forefront of technology. अगर आप इंडिया की बात करें, एक होता है रेगुलर ट्रेन्स, रेलवेज, जिसमें 5, 6, 7% ग्रोथ होता है, और एक होता है मेट्रोस जो 15, 18, 20, 25% ग्रो कर रहा है. तो दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट प्लेयर इफ यू वांट टू प्ले मेट्रो. इफ यू वांट टू प्ले वंदे भारत ट्रेन, अगेन दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट बेट फॉर इट. अगर आपको डेटा सेंटर प्ले करना है, देन दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट बेट टू प्ले ऑन इट. अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड इन्वेस्टमेंट कैपेक्स पे प्ले करना है, तो दिस कंपनी अगेन इज द लार्जेस्ट बेट ऑन इट. सो दैट्स द रीजन जो अभी हमने कंपनी आइडेंटिफाई की, कैपिटल गुड्स थीम, हम लास्ट करीब पिछले 4-5 साल से बातें कर रहे हैं आपके साथ, और ये दिस वन ऑफ आवर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट विद इन द कैपिटल गुड्स फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स. तो दैट इज बेसिकली द थीम. और अगले 3, 4, 5 साल में ये जो ग्रोथ है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू. पेरेंट कंपनी they will also investing heavily to meet this kind of a requirement. An Indian company is also investing heavily to cater to not only Indian requirement but also for their export requirements. परसों ही वो अपडेट आ रहा था कि 2000 करोड़ तक का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करती हुई दिखाई देगी इंडिया ऑपरेशंस के लिए. टेक्नोलॉजी को लेकर आप थोड़े से ओवरवेट हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा पोर्शन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का है. एंड आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि आपने इन्फोसिस और कोफोज रखा है. क्या इन्फी आपको इसीलिए पसंद है कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ बाकी इंडस्ट्री के सामने इस कंपनी की काफ़ी बेहतर रही है? इस बारी भी हम एक्सपेक्ट करें 2% और बाकियों से 1-1.5% आ जाए तो वो काफ़ी होगा, ये रफ पोल्स कह रहे हैं, लेकिन इन्फी कितना आगे बढ़ सकता है? करेंटली अगर आप देखेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर का वेटेज इज राइट नाउ काइंड ऑफ ए न्यूट्रल वेटेज. पहले हम अंडरवेट थे करीब 3-4 क्वार्टर पहले, अभी हम न्यूट्रल वेटेज पे है. तो हमें लग रहा है कि वर्ल्ड इज स्टिल ग्रैपलिंग थ्रू सम चैलेंजेस, लेकिन जैसे जैसे यूएस इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट जब से कम होएगा, फर्स्ट रेट कट सितंबर में हुआ है, अगले नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर में और रेट कट्स होने की संभावना है. एंड देयरफॉर सॉफ्टवेयर इज लिंक्ड टू द यूएस इकोनॉमी. तो जैसे कि यूएस इकोनॉमी में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आना चालू होएगा, स्लोली स्टेडीली आईटी डिमांड, आईटी स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वो भी बढ़ना चालू होएगा. And therefore, Infosys being the largest play for that, is the biggest beneficiary of it. And likewise, we have selected the companies within the IT sector which can benefit because of the significant increase over a period of time on the IT spending by the US. लेकिन currently हम लोग इसमें neutral weight पे है, overweight पे अभी तक हम नहीं गए. अच्छा, अभी जो चाइना का स्लो डाउन है और आई थिंक जो उनका सेंट्रल बैंक का जो एक्शन था उसके बाद मेटल्स में थोड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ी. मेटल्स ने एक स्ट्रॉन्ग स्विंग लिया लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो गया. मैं जानना ही चाहूँगा आपसे कि
आप कमोडिटीज़ में क्या कर रहे हैं, केमिकल्स में, मेटल्स में कोई भी एक्सपोजर है क्या, या फिर आपका आउटलुक इस वक्त? वीरेंद्र जी, जैसे पिछले कई सालों के इंटरेक्शन में हमने कहा है कि हम कमोडिटी स्टॉक्स जनरली अवॉइड करते हैं, एंड प्रिसाइसली यही रीजन से अवॉइड करते हैं कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। चाइना की इकोनॉमी प्रेडिक्ट करना, यूएस के टैरिफ्स प्रेडिक्ट करना, डेली बेसिस पे करेंसी को प्रेडिक्ट करने का, ये हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए हम पूरी कमोडिटीज अवॉइड करते हैं, हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में जहां पे बिना डायरेक्ट कमोडिटी प्ले देयर आर कंज्यूमेबल प्ले, दोस आर मोर रेजिलिएंट बिजनेसेस जिसमें वॉलेटिलिटी भी कम होती है और बिजनेस ग्रोथ भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। दोस आर द बिजनेसेस जो हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं। सो जनरली वी डू नॉट हैव एनी कमेंट्स एंड एनी कैपेबिलिटी टू प्रेडिक्ट द कमोडिटी कंपनीज अर्निंग्स, एंड देयरफॉर वी डू नॉट टेक एनी स्टॉक पोजीशंस। मीनवाइल मार्केट में एकदम से एक बड़ा झटका आया और निफ्टी अब करीब करीब 51 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ 24,961 पर, और बैंक निफ्टी ने वो 51,000 भी ब्रीच किया और अब 50,958 पर आया। ये क्लोज बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। खैर अभी 23-24 मिनट बचे हैं, तो देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन आएगा। अच्छा, आपके लिए तो पिछला एक साल काफ़ी अच्छा रहा राजेश जी। एक्चुअली MCX में भी आपकी बड़ी पोजीशनिंग है और सारे एक्सचेंजेस ने बहुत अच्छा किया है, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स ने, और MCX एक साल में करीब 3 गुना बढ़ा है। ये क्या स्टोरी, मतलब अभी भी फुल्ली इंटैक्ट है इस तरीके की स्टोरी? हाँ अनुज, God has been kind. Yes, you are right. Basically the commodity exchange, generally हमारी जो थीम है कि मार्केट साइज, मार्केट शेयर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 3M stock selection approach. So this company also fits into that theme. Please put a disclaimer because right now we are talking about stocks and we are holding for our clients. So this is of course the largest play, the biggest play, 90% market share है, oligopoly situation है। और जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी की सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ेगी, ऐसे ऐसे बहुत सारे commodities will again enter into as a new products for this company. So one is expansion of the product portfolio. Second is in future you might have more expiries. Third is as a manufacturer, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो कोई भी कंपनी को, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आयरन हो, चाहे स्टील हो, बहुत सारी अलग अलग मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो डेफिनेटली वी वुड लुक फॉरवर्ड टू हेज इट, क्योंकि अगर हम जो भी इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हेज करना जरूरी बन जाता है। सो आई थिंक इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्ले, इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म थीसिस, एंड ओलिगोपोली स्टेटस है, वेरी सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी बेनिफिट है, एंड कंपनी का जो फोकस है पूरा फ्रॉम नाउ ऑन विद द न्यू मैनेजमेंट, द एंटायर फोकस इज नाउ ऑन ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, एंड वी आर ग्रोथ ओरिएंटेड मैनेजर, वी लव ग्रोथ कंपनीज, सो दिस राइटली फिट्स इनटू दैट बिल। मैं आपके पोर्टफोलियो में देख रही हूँ मारुति है, तो मारुति के साथ एक बट ऑब्वियस क्वेश्चन आपसे लोग पूछेंगे एटलीस्ट 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स इज Hyundai के IPO, प्राइस बैंड आ चुका है 1960 ऑन द अपर एंड। अब क्या ये टॉस अप करने की जरूरत होगी, या फिर मारुति जिस तरह की लीडरशिप, इनके लॉन्चेस, जो हिस्ट्री है, जो ग्रोथ देखने को मिली है, इट वुड बाय फार बी द लीडर ओवर हियर? I think इसमें कोई डाउट नहीं है दैट कंपनी इज बाय फार द लार्जेस्ट प्लेयर, वो तो है ही। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगले नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 क्वार्टर्स में किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, दिस कंपनी वाज लूजिंग मार्केट शेयर। पिछले अगर आप 1-2 साल देखेंगे तो बीच में कंपनी ने मार्केट शेयर लॉस किया, लेकिन अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स देखेंगे तो वापस दे स्टार्टेड रीगेनिंग द मार्केट शेयर। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड अगर प्रोडक्ट की बात करें हम, और मुझे लग रहा है कि इंडिया में ईवी के जाने में थोड़ा समय ज्यादा लगने वाला है, शायद 5, 6, 7, 8 साल लग जाएंगे, लेकिन हाइब्रिड विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। और अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो मारुति से अच्छी कंपनी पैसेंजर कार इंडस्ट्रीज में हमें मिल नहीं सकती है। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी ओन दिस कंपनी फॉर क्वाइट सम टाइम। Again, please put a disclaimer, because we may sell anytime whenever our view changes on the company or sector, depending upon valuation and growth outlook. So this is just not a recommendation. But the overall company की अगर आप positioning देखोगे hybrid sector segment में, it's a very very strong positioning in the hybrid sector. उसके उपरांत rural economy की recovery start हो रही है, and when the rural economy recovery starts, the entry level की जो car segment है,
जहां पे मारुति का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो भी आगे बढ़ना चालू हो जाता है। और नंबर 3, कंपनी ने जो एसयूवी में मार्केट शेयर लॉस कर दिया, लेकिन अगर आप देखेंगे कि लास्ट 3, 4, 5, 6 महीनों में वापस रिगेन करना मार्केट शेयर स्टार्ट कर दिया है। और कंपटीशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो द न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस इज नॉट गोइंग टू बी दैट हाई कंपेयर टू लास्ट 2-3 years. So I think net reasonable valuation, reasonably good growth, very strong balance sheet, market leadership. These are the 4-5 things what we look for the long term investments. So that's the reason why we continue to own this name. ओके अच्छा, अब मैं आपके पोर्टफोलियो से बाहर निकल के एक आपकी राय चाहूँगा एक सेक्टर पे, एक स्पेस पे। वर्ल्ड वाइड जो रेट कट की प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हुई थी, आज आरबीआई ने अपने एक स्टांस में परिवर्तन किया है। इस स्टांस का परिवर्तन न्यूट्रल रखना, आप एग्जैक्टली क्या व्यू रखते हैं इस पे, और साथ ही साथ रेट सेंसिटिव्स इंक्लूडिंग ऑल बैंक्स एंड एनबीएफसीज, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त को? ये पूरी जो सेगमेंट है, बीएफएसआई सेगमेंट है, इन दिस बीएफएसआई सेगमेंट देयर आर पॉकेट्स ऑफ हाई ग्रोथ एंड पॉकेट्स ऑफ नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ। वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज हैपनिंग इज कि रिटेल ग्रोथ जो अभी तक बहुत बड़ा इंजन था, बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, द अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द रिटेल ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। बट फॉर्चुनेटली द इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना चालू हो गया। सो क्रेडिट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ विल इंप्रूव, unsecured related credit growth will little bit reduce, and third important element is the housing segment, that growth will be significantly higher. तो अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो we have many housing finance companies in our portfolio. So that is very large bet. Within the entire banking and finance space, that is a large bet जहां पे growth आपको high मिलेगा। बाकी जो कंपनीज है, जो मेगा कैप कंपनीज है, जो टॉप 5 कंपनीज है इंडिया की, they will definitely grow at 12 to 14-15% kind of a credit growth, लेकिन उसकी वैल्यूएशन है that are very reasonable compared to the overall markets. So it is a good growth with a very reasonable valuation compared to last 5-6 years. जैसे इंप्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ होता है तो कॉर्पोरेट बैंक्स विल बी द बिगर बेनिफिशियरी। साइमल्टेनियसली द रेट कट मे बी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आज नहीं हुआ है लेकिन नेक्स्ट 3-4-5 क्वार्टर्स में कभी ना कभी रेट कट वापस स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज राइट नाउ द ऑयल सिचुएशन शॉर्ट टर्म पीपल डोंट नो, बट ओवरऑल रेट कट विल आल्सो ग्लोबली एनीवे इट स्टार्टेड, करेक्ट? सो दैट विल आल्सो बेनिफिट द लार्ज प्लेयर्स इन द बैंकिंग स्पेस, इवन विद इन द एनबीएफसी स्पेस। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रही बातचीत आपसे आज की है, और थैंक यू। आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल है उस पर भी आपने अपना व्यू शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी इंडस्ट्रीज पर और स्टॉक्स पर रखने के लिए। अब आते हैं जरा क्लोजिंग के लेवल्स लेके आइए निफ्टी बैंक, और आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। इट्स 24960 निफ्टी, दैट मीन्स आपने 25,000 को सरेंडर किया, दैट मीन्स आपने 50 डिमा को सरेंडर किया। अनुज, ये क्लोज कैसा है, और इस क्लोज के आधार पे अब जो हम कल की रणनीति तैयार करते हैं उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या अप्रोच रखें? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, क्लोज ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंसिडरिंग जो मोमेंटम सुबह बन रहा था उसके हिसाब से तो क्लोज ख़राब है, लेकिन एक चीज़ फिर भी इसमें ऐड करूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ख़राब हो गया। मार्केट का बॉटम अभी भी प्रोटेक्टेड है, और बॉटम मार्केट में मेरा मानना है कि एक बन चुका है, और अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि मंदी आएगी सिर्फ अगर रीसेंट लोज जो हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगर ब्रेक होंगे, तब वो करीब 24,694 पर था निफ्टी का, 24,700 के आसपास था, और बैंक निफ्टी का तो खैर और काफ़ी नीचे था यहाँ से। तो उस हिसाब से तभी मेरा अभी भी यही मानना है कि अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि थोड़ा डिप पर बाय करें। ये एक डिप है, ये एक शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब डाउ फ्यूचर्स हैं थोड़ा सा नीचे, लेकिन ठीक है, वो उससे उतना फ़र्क पड़ता नहीं। मेरे लिए आज का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो अभी भी चीन है, जो करीब 4-5% नीचे बंद हुआ। तो उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि मौके खोजिए इसमें। हो सकता है मार्केट एक बार वापस टेस्ट करना चाहे उस लेवल को देखने के लिए कि वहाँ पर सपोर्ट है या नहीं, लेकिन इवेंचुअली शायद एक बॉटम इन प्लेस है, और उसका कारण है एडवांस डिक्लाइन। अगर मार्केट ओवरऑल ख़राब हुआ होता तो एडवांस डिक्लाइन ख़राब हुआ होता, वो ऐसा नहीं हुआ है। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी शानदार था, आज का भी 2:1 थ्रू द डे सस्टेन किया उसने। लार्ज कैप में जो डिक्लाइन आया है उसका मतलब ये है कि जो थोड़ी सी एफआई की सेलिंग है वो बाकी है।
जो थोड़ा सा कल रिड्यूस हुई थी, हो सकता है आज वापस बढ़ गई हो, ये कारण हो सकता है, और तो जब नंबर आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ठीक है, मतलब क्लोज खराब है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आप शॉर्ट पोजीशन कैरी करें। शॉर्ट कैरी करने की ये तो मार्केट बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग अगर आप कैरी करना चाहें थोड़ा हेज कर लें अपने आप को, वरना मेरे ख्याल से कल सुबह एक फ्रेश व्यू लेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्लोज अगर इससे थोड़ा हायर होती तो बेटर होता विदाउट अ डाउट। तो ये रही अप्रोच इंडिसेस पे और आज का ये पूरा खेल बिगाड़ने में आई थिंक जिस स्टॉक का जिसने प्रेशर डाला उसमें निफ्टी एफएमसीजी था, HUL ITC था, उसमें रिलायंस था। मैं रिलायंस के बारे में एक टिप्पणी करूंगा, आई थिंक प्राइस पे व्यू लूंगा, लेकिन ये आपने मोटे तौर पे इंडस्ट्रीज पे अप्रोच समझ ली। यतिन के पास चलते हैं डीलर चेक के लिए कि डीलर्स कैसे पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को। यतिन, डीलर्स की टारगेट पे क्या है इस वक्त? देखिए वीरू, डीलर्स ओवरऑल एक पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं और JSPL ये एक स्टॉक है जहां डीलर्स खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। यहाँ एक BTST की एडवाइस है उनकी, 1015 1025 तक के टारगेट्स उनको लगते हैं काउंटर में आने चाहिए और ओवरऑल फ्रेश बाइंग आपको अक्टूबर सीरीज में देखने को मिल रही है ओपन इंटरेस्ट डेटा के लिहाज से। और ऐसे भी स्टील स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत आज नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा PFC डीलर्स को लगता है कि PSU स्टॉक्स में फिर से एक बार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। FNO स्टॉक्स में PFC उनकी पसंदगी है, 500 से लेकर 510 के पोजिशनल टारगेट्स वो यहाँ रख रहे हैं अक्टूबर सीरीज के लिए। और काफ़ी सारे HNIs यहाँ टेक्निकल ट्रेंड्स के बेसिस पे भी यहाँ खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यतिन शुक्रिया। और अब BTST STBT कॉल्स का टाइम। गाबा सर, क्या कैरी करें? पसंद है इस वक्त ग्रैन्यूल्स, आई स्टिल गो लॉन्ग, और मुझे लगता है 574 पर ट्रेड कर रहा है ग्रैन्यूल्स। स्टॉप होगा करीब 566 का। ऑन द अपसाइड टारगेट 590 के नजर आते हैं ग्रैन्यूल्स। 590 के लिए मौका ग्रैन्यूल्स में। सोनिया, आपका ट्रेड? BTST रिकमेंडेशन है ओबरॉय रियल्टी पे हम बाय कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का और यहाँ पे टारगेट मुझे लगता है 1860 से लेके 1880 दो टारगेट्स नजर आ रहे हैं। ओके, ओबरॉय रियल्टी आपका बाय ट्रेड 1836 पे, वाकई स्ट्रेंथ है इसमें। मानस, आपका ट्रेड? देखिए M6 के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 10-12 सेशन के बाद हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो M6 के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 6049 के स्टॉप लॉस से। 6250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं M6 के फ्यूचर में। तो ये इस समय एक ट्रेड MCX के फ्यूचर में। अच्छा गाबा सर, एक थोड़ा सा दिक्कत यहाँ भी हो गई, ग्रैन्यूल्स बैन में है, तो कैश में माने इसको या फिर मैं चेंज करता हूँ? हाँ, चेंज कर देते हैं, क्योंकि बैन में, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इतने स्टॉक्स बैन में आते हैं। मैं थोड़ा, मेरे को लग रहा था कि बैन में है, मैं एक बार चेक करना चाह रहा था, मैंने कंफर्म किया बैन में है। तो बताइए जरा। बाटा इंडिया मुझे लगता है कि ये पॉज मोड पर है आज, क्योंकि अपू कायम है, इसकी पॉज मोड है। एक अपू मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। 1420 का टारगेट रहेगा और बहुत ही टाइट स्टॉक बाटा इंडिया का 1394 के। बाटा इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है। गौरंग, कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको? निवेश लायक बिल्कुल दिख रहा है हर्षदा, और एक स्टॉक जिसकी चर्चा आपने कुछ समय पहले करी थी, भारती एयरटेल। हाल ही में इसने एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाया था। बाजार की चाल के विपरीत दिग्गज शेयर होने के बावजूद ये चल रहा है और हमें लग रहा है कि नतीजे में शायद आपको बहुत ही शानदार आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। तो भारतीय एयरटेल पर अभी भी खरीदारी की राय है, अगर आपने मौका चूक गए तो। भारतीय एयरटेल में शायद एक मौका बन सकता है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन एक ऑप्शन है। राजेश जी, बताइए, आपका कोई ट्रेड है? तेजी या मंदी दोनों, क्या दिख रहा है? श्वेता जी, देखिए मेरा ट्रेड होगा मैक्स फाइनेंस पे। इट्स बाय इन मैक्स फाइनेंस। स्टॉप लॉस होगा 1180 का, टारगेट रहेगा 1220 का। जी, तो ये ट्रेड्स पूरे हो गए। अब एक काम करते हैं, जरा आपको मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं एग्जैक्टली आज के इस समहाउ निफ्टी 25,000 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ। दोनों अगर आप इंडिसेस को देखें तो 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 51,000 को एटलीस्ट होल्ड करता हुआ। मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आएगी और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स। लॉन्ग स्टिल एक मीनिंगफुल ब्रेथ है, कोई ख़राब नहीं हुई है। 77 लॉन्ग्स, 36 में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग है, 56 शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग 12। तो ज़रा एक बार स्क्रीन पे स्लाइड्स देखने की कोशिश करते हैं कि
लॉन्ग कहाँ कहाँ पर था और डोमिनेट किया, आज लॉन्ग्स की शीट को डोमिनेट किया फार्मा ने। लुक एट दिवीज लैब 7.5% ऊपर सब्सटेंशियल वायलेशंस, और उसके बाद एक्साइड, एस्कॉट्स कुबोटा में एक पुलबैक था, और सिमेंस पूरा इनफैक्ट कैपिटल गुड स्पेस, चाहे वो आप सिमेंस देखिए, एबीबी देखिए, कमिंस को देखिए, लिविंग आई थिंक एलएनटी सब में स्ट्रेंथ थी, और ओबरा रियल्टी जो भी सोनी जी ने पिक किया, एक्यूट स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। इप्का लैब शॉर्ट कवरिंग, फार्मा एक स्ट्रॉन्ग स्पेस था आज, ओरेकल फाइनेंशियल मिड कैप आईटी में मन्नापुरम फाइनेंस, लॉरस लैब, बिरला सॉफ्ट द वीकेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर मिड कैप आईटी, लेकिन एक पुल बैक जनरेट करता हुआ। बाकी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स थे जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ इस क्रम में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोलओवर्स थे, इसने कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को ब्रीच किया, और जहाँ तक इंडेक्स पे प्रेशर प्रोवाइडर्स थे उसमें आईटीसी शामिल था अलॉन्ग विद रिलायंस एंड एचयूएल। बाकी टाटा कम्युनिकेशन, डालमिया भारत, नेस्ले, यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। प्रॉफिट्स कहाँ पे कैश में कन्वर्ट हुए, वोडाफोन आइडिया सब। अच्छा, वोडाफोन आइडिया को एक बार देखता हूँ, 9.28, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचयूएल में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, और ग्रेसिम ये एक और स्टॉक जो कि आज लॉन्ग अनवाइंडिंग देख के गया। एक बार जरा ग्रेसिम स्क्रीन पे लेके आइएगा। ग्रेसिम ये लगभग आके ट्रेड कर रहा है 27.13 पे। मानस आपकी रीडिंग क्या करिए 27.13 पे ग्रेसिम पे, फाइनली आज 20 डेमा के नीचे। देखिए कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होंगे 2699 के नीचे जाएगा तो बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और खरीदारी तो केवल आपको 2775 से पहले नहीं करनी है। ओके, ग्रेसिम डिसअपॉइंट किया इस स्टॉक ने, करीब करीब 2714 पे आके क्लोज होता हुआ। और कुछ काउंटर्स जो कि यहाँ पे आप थोड़ा नज़र डाल सकते हैं। आज जरा पॉली कैप लेके आइए एक बार, अभी मेरी नज़र गई यहाँ पे पॉली कैप 7403। आज मैंने इसको अपनी टीम में इंक्लूड किया गया था। अगर आप कल की भाव कॉपी को रीड करते तो एक्सीलेंट, आई मीन ऑप्शन स्टैट्स लॉन्ग रोल ओवर हुए थे अनुज, 7407 ऑल टाइम हाई पॉली कैप में। इस पर हमने काफ़ी बार बात भी किया अनुज, ऑल टाइम हाई आज, ऑल टाइम हाई वीरू। और मेरे ख्याल से जो टैक्स की जो मार पड़ी थी उसके बाद ये स्टॉक जहाँ आ गया था वहाँ से डबल हो गया है ऑलमोस्ट। और एक लार्ज कैप स्टॉक का इस तरीके का एक्शन, और ये फिर से आपको बताता है कि जब इस तरीके के मूव्स आएँ तो उसमें पैनिक ना करें नॉर्मली। और बहुत लोग पैनिक कर गए थे इसमें, और आई थिंक बहुत लोगों ने शायद नीचे में बेच भी दिया होगा स्टॉक को। कुछ हद तक शायद लोगों का पैनिक करना जस्टिफाइड भी था, क्योंकि एक बार अगर 5600 वाला स्टॉक 3600 हो जाए तो एक बार तो पेन होता ही है। लेकिन खैर देखिए, उसके बाद से लगातार इस स्टॉक ने आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए, और अच्छे मूव्स यहाँ पर। इनफैक्ट ये पूरी स्पेस में अच्छे मूव्स आए विरूप। आई थिंक कुछ हद तक इवन बाकी स्टॉक्स जो हैं KEI, RR काबेल, उसमें भी आए। हाँ, ऑब्वियसली पॉली कैब एक अलग ही लीग में है, तो वहाँ पर अच्छे मूव्स थे। कुछ और ट्रेड्स एक बार देख लेते हैं मार्केट में। जो क्लोज एकदम ख़राब लग रही थी उससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। अब हम 25,000 के ऊपर 25,000 के ऊपर बंद हो रहा है, और बैंक निफ्टी भी 51,000 के ऊपर बंद हो रहा है। जब हमने ओपनिंग कमेंट्री की थी तो यही दो लेवल मेंशन किए थे कि 25,000 के ऊपर और 51,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अगर बंद हो जाएंगे तो एटलीस्ट एक कंफर्ट मिलेगा। तो अब ये मान के चलेंगे कि ये क्लोज जो है कंफर्टिंग है, उतनी ख़राब नहीं है जितने एक्सएम पे लग रही थी, कंसिडरिंग कि एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा है। अगर एडवांस डिक्लाइन ख़राब होता तो मैं ख़राब मानता, लेकिन क्लोज ख़राब नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो एक कॉल स्प्रेड के थ्रू या फिर एक लॉन्ग लेकर थोड़ा अपने आप को हेज कर एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कल की मार्केट के लिए। तो आप थोड़ी सी सेविंग ग्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अच्छा, किन स्टॉक्स की बदौलत ये थोड़ा सा मूड बेहतर हुआ है क्लोज के लिहाज से? एक तो भारतीय एयरटेल जो गौरांग मेंशन भी कर रहे थे वो आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, 1.5% का इजाफा, और पिछले 10 मिनटों में यहाँ पर थोड़ा सा एक ऊपरी तरफ मूव आ रहा है। आयशर, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स है, और IT का तो साथ है ही। भारतीय एयरटेल आगे के लिए मानस, अगर आज कोई तेजी करके जा रहा है, रफली किस तरह के लेवल्स आगे? क्या ये 1700 की तरफ अटेम्प्ट करेगा अपनी चाल को मजबूत करना? देखिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करिए तो भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है। करेक्शन देखने को मिला था, स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, लेकिन 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को आज रिगेन कर लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है, जहां स्टॉप लॉस 1649 के नीचे रख के एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं, और अपने टारगेट 1760 जो कि पिछले हाईज थे उस पर सेट कर सकते हैं।
ओके, मीनवाइल इन्फोसिस, ये अच्छी खबर है इन्फोसिस के लिए। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ एक जनरेटिव एआई के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। मैं वही प्रेस रिलीज़ ओपन कर रहा था, देख रहा था कि इसमें क्या इन्होंने किया है। एक ऑलरेडी इनका टाइप था, ये इसको एक्सपैंड किया है इन्होंने। वो कस्टमर अडॉप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एंड जनरेटिव एआई, उसको एक्सपैंड करने के लिए देखता हूँ कोई अगर कुछ अमाउंट वगैरह कुछ मेंशन्ड हो तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इंक्रीमेंटल थोड़ा सा पॉजिटिव खबर ही मानी जाएगी आज। इनफैक्ट इन्फोसिस की तरफ से अनुज वैसे भी हमने देखा है, आई थिंक कल भी एक शाम को डेवलपमेंट आ रही थी कि एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ और ऑपरेशंस भी करते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ अपडेट्स आएंगे, कंसिडरिंग वो नंबर्स अराउंड द कॉर्नर ही हैं। ये स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। चलिए, बैंक का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा, आज सुबह में जब हम आए थे मार्केट के लिए तो 10 स्टॉक्स थे बैन में, और अब टाटा केमिकल्स भी तैयारी कर रहा है बैन एंटर करने की, तो यहाँ पर वो फिर 11 स्टॉक्स हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, टाटा केमिकल्स में 109% तक की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। पूरी हो जाएगी। हाँ, ये फिर 11 की टीम पूरी हो जाएगी। 11 की टीम पूरी हो जाएगी। टाटा केमिकल बड़ा स्टॉक है, मतलब मुझे याद नहीं लास्ट टाइम आई थिंक कब टाटा केमिकल गया हो बैन में। आई थिंक एक बार गया था, बहुत पहले की बात है, लेकिन याद नहीं है कि कब लास्ट था। और ये इंटरेस्टिंग है, ये बैन का मामला थोड़ा सा अब बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। अब तो एक लिस्ट लगातार लगा के रखनी पड़ेगी सामने स्क्रीन पर, वरना जो आज हुआ दो बार वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन 11 स्टॉक अब बैन हो जाएंगे। सीरीज के बस शुरुआत में ये होता दिखाई दूसरा हफ्ता ही है, दूसरा हफ्ता ही है सीरीज का, मतलब फ्राइडे और उसके बाद पहला हफ्ता और उसके बाद दूसरे हफ्ते में भी हम मिड पॉइंट पर ही हैं। तो 11 स्टॉक बैन में आ गए। आई थिंक अब तक का हमारा रिकॉर्ड कितना 18 या 19 स्टॉक का रहा होगा। लग रहा है कि इस बार हम उस रिकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे। चलिए खैर, अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को समझते हैं वॉल पर। और देखिए, क्लोज ऐसी है जिसमें हम बुल और बेयर दोनों ही कह सकते हैं कि क्लोज बहुत या तो अच्छी थी या बहुत ख़राब थी, डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशनिंग। निफ्टी 3 पॉइंट रेड में, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डे हाई से 150 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर, लेकिन डे हाई से करीब 600-650 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी आईटी ने हालांकि अपने गेंस को मेंटेन करा थ्रू द डे और 325 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुआ। लेकिन जो आज एक अच्छी चीज़ थी, ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक थी। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स 1-1.5% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, 1700 बढ़ने वाले शेयर, 750 गिरने वाले शेयर, तो ये मामला ठीक ठाक था यहाँ पर। सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार जरा मार्केट की कैसी रही आज। सेक्टोरल ब्रेड देखिए, ये आपके लिए FMCG करीब 1.5% नीचे था, ऑयल एंड गैस करीब 2-3% नीचे था, फार्मा में 2% की तेजी थी। आज का सेक्टर ऑफ द डे फार्मा था क्लियरली, विदाउट अ डाउट, और मैसिव गेंस थे यहाँ पर। डीवीज लैब्स ने लीड किया था इसको ऑब्वियसली लार्ज कैप स्टॉक्स में, लेकिन 2% के मूव यहाँ पर। फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी आईटी, कैपिटल गुड्स इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स, यहाँ पर भी ठीक ठाक तेजी थी। ऑयल एंड गैस ने काफ़ी ट्रैक किया, ये बेसिकली एक इम्पैक्ट था रिलायंस का, और FMCG 1.5% नीचे था, ये इम्पैक्ट था ITC का। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं एक बार जरा, उसमें क्लियर हो जाएगा। और पहले मैं नीचे वाले स्टॉक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इस रैली को पंक्चर किया, खास तौर से ITC 3% नीचे, ITC, रिलायंस 2.25% नीचे, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.5% नीचे, उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो ये कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स थे। HDFC बैंक करीब 3-4% नीचे बंद हो रही, ये इन स्टॉक्स ने प्रेशर डाला अप साइड पर। लेकिन फार्मा स्टॉक्स थे तो सिप्ला करीब 3% ऊपर था। ट्रेंट में एक और तेज़ी 2.5% की, टाटा मोटर्स 2% ऊपर, टेक महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज बेसिकली तेज़ी रही। तो कुल मिलाकर जो मामला था मार्केट का आज का, वो ठीक ठाक था। बस ये है कि लास्ट का 1-1.5 घंटा थोड़ा सा मार्केट के लिए ख़राब रहा। सेल साइड में जब हम फिसले तो 24,947 तक का लो देखा था, उसके सामने 25,018 की क्लोजिंग थोड़ा सा कंफर्ट ज़रूर देगी। आप कह सकते हैं फाइनली एकदम फ्लैट क्लोज देखने को मिला है 5.2 पर निफ्टी का, और निफ्टी बैंक भी हल्की सी बढ़त दिखाता हुआ करीब यहाँ पर हमने देखिए बहुत मामूली बढ़त रह गई थी बाय द एंड ऑफ द डे 0.16% के आसपास तक, यानी कि 80 पॉइंट ऊपर। लेकिन आज दिन के दौरान 500-600 पॉइंट तक का इजाफा देखने को मिला था। चलिए, इसी के साथ समेटेंगे आज के कारोबारी सत्र को, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और कल सुबह में सबकी मुलाकात होगी आपसे एक बार फिर नए ट्रेड्स, नए ट्रेंड्स पकड़ने के लिए। सुबह में 6:57 पर हम मिलेंगे। बने रहिए बाकी खबरों के लिए CNBC आवाज़ पर।